का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया। गोल्डन बुक्स का दीवाना। कक्षा विषय कोई हो, आसान समझ पाना, गोल्डन ही तो है सफलता का पैमाना। गोल्डन ही ला रहा है चेहरे पे मुस्कुराना, मैं गोल्डन का दीवाना, अपना इंडिया। बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। गोल्डन प्रस्तुत करता है हिंदी विषय में कक्षा 9 और 10 कोर्स A की सर्वाधिक बिकने वाली रेफरेंस बुक्स। गोल्डन बुक्स की मुख्य विशेषताएं हैं: सभी पुस्तकें NCERT की नवीनतम पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हैं और CBSE के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। प्रत्येक पाठ के शब्दार्थ और सारांश सरल भाषा में दिए गए हैं। NCERT के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल किया गया है। बहुत ही सहज भाषा में अन्य महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे बहुविकल्पी प्रश्न बहुतायत में दिए गए हैं। गोल्डन की पुस्तकें कमजोर, औसत और मेधावी छात्रों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। बहुत ही उचित कीमत में गोल्डन की पुस्तकें घर लाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं महेश धामा, गोल्डन हिंदी एडिटर और न्यू एज पब्लिशर्स की ओर से इस वेबिनार के संचालक के रूप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वेबिनार में हमारा विषय रहेगा शैक्षणिक सत्र 2022-23 में CBSE द्वारा किए गए परिवर्तन और जोड़े गए अध्यायों पर चर्चा। जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है कि इस वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अशोक बत्रा जी होंगे, लेकिन उनसे पहले मैं आपका परिचय वेबिनार के संयोजक और न्यू एज इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक श्री सौम्य गुप्ता जी से कराना चाहता हूं। श्री सौम्य सर पिछले 20 वर्षों से इस पब्लिकेशन को संभाल रहे हैं। सर ने केमिकल में इंजीनियरिंग तथा पब्लिकेशन में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से MS किया हुआ है। इनकी देखरेख में न्यू एज कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। सौम्य जी का उद्देश्य देश के बच्चों को केवल अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व वाला इंसान बनाने की है। अब मैं न्यू एज इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक श्री सौम्य गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और कंपनी तथा पुस्तकों के विषय में संक्षेप में हमारे सभी अध्यापकों को जानकारी दें। प्लीज वेलकम श्री सौम्य गुप्ता जी, आए और अपनी बात रखें। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। आज इस हिंदी वेबिनार में भाग लेने वाले सभी गणमान्य अध्यापकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से डॉक्टर बत्रा जी, जिन्होंने अपने बिजी समय से हमें समय दिया। न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स गोल्डन की पुस्तकें संपूर्ण भारत में पहचान बनाए हुए हैं। गोल्डन की पुस्तकें NCERT पर आधारित तथा CBSE के नवीनतम पाठ्यक्रम पे बनी हुई है। इन पुस्तकों की प्रशंसा अध्यापकों और छात्रों के साथ साथ अभिभावक भी करते हैं। CBSE के पाठ्यक्रम तथा NCERT की पाठ्य पुस्तकों में किए जाने वाले परिवर्तनों को गोल्डन की पुस्तकें में जल्द से जल्द छात्रों को उपलब्ध कराने की हम पूरी प्रयत्न करते हैं। कंपनी की मार्केटिंग ब्रांच भारत के सभी शहरों में स्थित है। कंपनी स्कूल श्रृंखला की सभी प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करती है। गोल्डन ऑल इन वन 1 to 5 की पुस्तकें में रिमझिम पाठ्य पुस्तक पर संपूर्ण हल दिया गया है। गोल्डन 6ठी से 10वीं में NCERT की पाठ्य पुस्तक वसंत, क्षितिज, कृतिका आदि का संपूर्ण हल दिया गया है। गोल्डन की पुस्तकें पढ़कर छात्र गर्व महसूस करते हैं।
1 to 5 की गोल्डन हिंदी वर्कबुक पाठ्य पुस्तक रिमझिम पर आधारित है। ये पुस्तकें आज के छात्रों की पहली पसंद बनी हुई है। 6ठी से 10वीं की गोल्डन हिंदी वर्कबुक भी एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। ये पुस्तकें बहुत सराहनीय है। व्याकरण श्रृंखला में नवजीवन हिंदी व्याकरण तथा रचना पहली से 10वीं कक्षा तक की उपलब्ध है। हिंदी पाठ्य पुस्तक श्रृंखला में मुस्कान हिंदी पाठमाला प्रवेशिका से 8वीं क्लास तक छपी हुई है और ये पुस्तकें भारत के सभी त्योहार, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं देशभक्ति गीत और घटनाओं में प्रमुखता से दिखाया गया है। इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी को हम एक प्रमाण पत्र देंगे। सभी अध्यापकगण से निवेदन है कि वो अपने ई प्रमाण पत्र के लिए जो वेबिनार खत्म हो जाएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक फीडबैक का लिंक आएगा, कृपया उस फीडबैक लिंक से फॉर्म भर के भेजें जिसमें कि उनके करेक्ट स्पेलिंग और स्कूल की स्पेलिंग होगी ताकि सर्टिफिकेट पे कोई गलती ना रहे। स्पेसिमेन कॉपीज को प्राप्त करने के लिए हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप specimen@newagpublishers.com पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, पुस्तक की जानकारी लिखकर भेजें। हम जल्द से जल्द किताबों को भेजने का प्रयास करेंगे, तो कृपया धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद। महेश जी स्टार्ट करिए प्लीज। आदरणीय साथियों, ये थे श्री सौम्य गुप्ता जी, न्यू एज प्रबंध निदेशक। अब मैं आपको, जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारे मुख्य वक्ता आज के डॉक्टर अशोक बत्रा जी है और आपको बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार होगा, लेकिन उनसे पहले मैं अपने पैनल पर उपस्थित कुछ जो भाषाविद है उनसे आपका परिचय कराने जा रहा हूं। इनमें श्रीमती मलिका रुद्र जी छत्तीसगढ़ चिरमिरी डीएवी स्कूल में मैम अपनी हिंदी में सेवाएं दे रही है और मैम ने हमारे लिए एक बिजी समय में से अपना समय निकाल के हमारे साथ जुड़ी। मैम का बड़ा बड़ा धन्यवाद। और भाषा के क्षेत्र में मैम जितना मैम का योगदान है और भाषा संस्कार जैसे कई प्रोग्राम मैम कराती है और हर तरीके से हिंदी को बढ़ावा दे रही है। और अब मैं प्रोफेसर हरिशंकर मिश्रा जी से आपका परिचय कराना चाहता हूं। प्रोफेसर हरिशंकर मिश्रा जी ये लखनऊ कॉलेज लखनऊ से सर सेवानिवृत्त है और सर ने अनेकों पुस्तकें हिंदी विषय में, व्याकरण की पुस्तकें, भाषा अध्ययन की पुस्तकें, अनेकों पुस्तकें और तुलसी महापुराण जैसी पुस्तकें जिन पर हिंदी साहित्य अकादमी ने सर को अवार्ड दिया है, इस तरह की पुस्तकें सर ने लिखी है और बहुत अच्छी लेखनी करते हैं सर। अपने समय में गोल्ड मेडलिस्ट पीएचडी सर ने किया था और उन्हीं के साथ पूनम मांगा जी आयसर फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है और मैम भी काफी लंबे समय से सेवाएं दे रही है। साथियों, अब मैं श्री अशोक बत्रा जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आएंगे और इस वेबिनार को आगे बढ़ाएंगे। उनसे पहले मैं डॉक्टर साहब के बारे में चंद शब्द रखूंगा। वैसे तो ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी ताकि आपको थोड़ा सा परिचय सर का मिले। अशोक बत्रा जी हिंदी के जाने माने भाषाविद, शिक्षाविद और कवि है। वे हिंदू कॉलेज सोनीपत और रोहतक के प्रिंसिपल रहे हैं। उन्होंने पिछले 37 वर्षों से हमारे प्रकाशन के साथ जुड़ करके 50 से अधिक पुस्तकें लिखी है। उन्होंने व्याकरण ग्रंथों पर 2005-06 का बेस्ट ऑथर अवार्ड भी सर को मिल चुका है। वे एनसीईआरटी की व्याकरण पुस्तक के लेखक मंडल में शामिल रहे हैं तथा अनेक बार भाषा प्रशिक्षण के लिए सेवाएं देते रहे हैं। वे 100 से भी अधिक हिंदी भाषा सम्मेलन कर चुके हैं और अभी सर ने पिछले ही दिनों एक पूरे भारत में राम पर काव्य पाठ का एक प्रोग्राम पूरे भारत में कराया था और उसमें यह शर्त रखी गई थी कि कोई भी छोटा बड़ा स्त्री पुरुष कोई भी इसमें भाग ले सकता है, लेकिन शर्त ये थी कि राम पर बोली जाने वाली कविता वो रामचरित्र मानस या रामायण से कोई चौपाई नहीं ली जाएगी। और मैं सहर्ष बताना चाहूंगा कि उसमें सबसे ज्यादा कविताएं अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पढ़ी गई थी तो वे तो डॉक्टर अशोक बत्रा जी। वे साहित्य के समीक्षक तो है ही। उनकी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के 2 निबंध आज भी आईएएस के हिंदी छात्र पढ़ते हैं और कविता के क्षेत्र में हास्य व्यंग के श्रेष्ठ कवि रह चुके हैं। अभी
पूरे भारत से 4000 कवियों का एक समूह मंडल, एक कवि मंडल सर की अध्यक्षता में चल रहा है, जिसके महामंत्री सर है। और उन्हें सोनी टीवी पर एक प्रोग्राम बहुत पहले आता था और अभी भी कभी कभी बीच में उसके कुछ पुराने एपिसोड आते हैं। तो सोनी टीवी पर वाह वाह क्या बात है में सर को अनेक बार आपने सुना होगा। और कोने कोने में जितने भी अच्छे और ऊंचे दर्जे के कवि सम्मेलन होते हैं, उन सब में आप सर को पा सकते हैं। और कितनी ही तरह के भाषा संस्कार और हिंदी के प्रोग्रामों में कहाँ कहाँ सर दिखाई नहीं देते। मुझे तो ऐसा लगता है कि सर जो है हर हिंदी के प्रोग्राम में, हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। उनके लेखन के कारण भी हमारे प्रकाशन को आपका अपार स्नेह और छात्रों का अपार प्यार मिलता रहता है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब को बुलाना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आए और हमें मार्गदर्शन करें कि इस बार 2022-23 के सिलेबस में क्या क्या है और किस तरह से छात्रों को जो है अध्यापक तैयारी कराए और उन्होंने अपनी पुस्तक में किस किस तरह का संकलन किया है। सर आए और प्लीज अपनी बात रखें। धन्यवाद महेश जी। नमस्कार पूरे मंच को। आदरणीय सौम्य जी जो निदेशक हैं न्यू एज पब्लिशिंग हाउस के, उन्हें प्रणाम करता हूं और उनके प्रयासों को भी प्रणाम करता हूं कि हिंदी अध्यापकों का जो पूरा समाज है, पूरा उनकी कुछ जिज्ञासाएं रहती हैं, नए नए परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों पर हमेशा उचित मार्गदर्शन करते रहना, यह प्रकाशक समुदाय अपना कर्तव्य समझता है। और इसमें सौम्य जी ने कुछ अग्रता प्राप्त की है और इस तरह से कार्यक्रम जो रखा है, इसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। पैनलिस्ट के रूप में आज हमारे बीच में सौभाग्य से लखनऊ विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रिंसिपल और बहुत श्रेष्ठ लेखक समीक्षक हमारे बीच में हैं श्री हरिशंकर मिश्र जी। डॉक्टर साहब आपको प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ से मल्लिका रुद्रा जी जो डीएवी स्कूल्स में जो मास्टर ट्रेनर के रूप में हिंदी भाषा का मार्गदर्शन करती रही हैं अध्यापकों का, और वे बहुत अच्छी भाषा की समझ रखती हैं। अभी भाषा संस्कार के माध्यम से पूरे देश में प्रत्येक प्रांत में जो होने वाली त्रुटियां हैं, जो राष्ट्रीय हिंदी में आकर खलल डालती हैं, उन पर एक बहुत बड़ा एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो जिसकी सूचना भी इस पटल पर मैंने डाली थी। इस तरह का प्रयास 20 वर्ष पहले भी भाषा संस्कार के माध्यम से हुआ था, जब 500 स्कूलों में वर्तनियों से लगाकर और किस तरह की हम त्रुटियां विसंगतियां होती, उस पर एक शोध कार्य किया गया था और उसको फैलाया भी गया था। यह प्रयास अब के फिर से अब कई हजारों विद्यालयों के बीच में लाखों बच्चों तक ये सब प्रचार प्रसार हो, इसमें मल्लिका रुद्रा जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनका अभिनंदन। आज ये हमारे बीच में है। पूनम बांगा जी जो फरीदाबाद से हैं और निरंतर हिंदी व्याकरण लेखन में आगे रहती हैं, उनको भी प्रणाम। और महेश जी आप तो ये सब कर ही रहे हैं, आपके लिए धन्यवाद। बहुत शब्द बहुत छोटा है। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता आरंभ करता हूँ। मुझे 1984 से 16 और 38 वर्ष से लगातार इस प्रकाशन से जुड़ने का सौभाग्य रहा है। और जब मैं जुड़ा तो ये फेविकोल की पकड़ थी, जो कभी ज्वाइंट टूटा ही नहीं, और निरंतर मैं प्रकाशन व्यवसाय के साथ जुड़ा हूँ। उसका कारण है गुणवत्ता की कदर और लेखकों का सम्मान। इस पब्लिकेशन में सौम्य गुप्ता के पिता श्री राजेंद्र कुमार गुप्ता जी, जिनका लक्ष्मी पब्लिकेशंस और न्यू एज, वे इसके सूत्रधार हैं। वे भी स्वयं इंजीनियर रहे, उनके सुपुत्र भी इंजीनियर हैं, परंतु इन्होंने जो एक मानक स्थापित किया है, मैं चाहता हूं कि अन्य पब्लिशर भी इस मानक की ओर आगे बढ़े। आज का विषय है कि सन 2022 और 23 के पाठ्यक्रम में जो नवीनतम परिवर्तन हुए हैं, उसकी आज स्थिति क्या है। मित्रों, पीछे कोरोना जो हुआ है, कोरोना की वजह से जो पाठ्यक्रम पहले 1 वर्ष या 2 वर्ष लगभग चलते थे और 2 वर्ष में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ करता था, कोरोना की वजह से
परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, होंगी तो कैसे होंगी, इस हड़कंप के कारण, इस किंग कर्तव्य विमूढ़ता के कारण पाठ्यक्रम और उसके स्वरूप में रातों रात परिवर्तन इतनी बार हुए हैं कि हम सभी अध्यापकों का चित्त संभ्रम में पड़ गया है। ये संभ्रम शब्द में भी सम उपसर्ग हटाना पड़ेगा, सम का मतलब तो ठीक ठाक ही होता है। वह विभ्रम की स्थिति में पड़ गया कि आज पाठ्यक्रम की स्थिति क्या है। तो हम भूल जाएं कि पहले बीच में क्या परिवर्तन हुए थे, कभी व्याकरण का कोई हिस्सा किस ढंग से आता था, कभी कुछ पाठ कम कर दिए गए। इन सब चीजों को अगर भूल जाए, वरना ये सारे प्रश्न सताएंगे। आज वर्तमान में स्थिति क्या है, यदि इस पर ध्यान कर लिया जाए तो हमारा अधिक कल्याण होगा। मेरे पास सिर्फ 45 मिनट का समय है और इसमें मुझे सारा पाठ्यक्रम बताने के साथ 4 नए विषयों पर भी बोलना है। बहुत कम समय है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, समय इतना कम नहीं होना चाहिए, पर फिर भी इस दबाव के रहते भी मैं अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय मित्रों, इस बार जो पाठ्यक्रम है इसको अगर समझना हो तो 9वीं और 10वीं के ए कोर्स का जो पाठ्यक्रम है, आज मैं इन 4 विषयों पर जो सामने लिखे हैं, सामने औपचारिक ईमेल लेखन, ये नया जुड़ा है, इस पर हम बात करेंगे। कुछ स्ववृत्त लेखन जिसे बायोडाटा राइटिंग कहते हैं, यह 80 शब्दों में है। 80 शब्द तो इसका सीधा सा मतलब है 4 नंबर का होगा। ये बोर्ड ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया है, 20 शब्दों पर 1 अंक। अगर 1 अंक का प्रश्न होगा इसका मतलब है 15 से 20 शब्दों में उसे पूरा कीजिए। और अगर 2 नंबर का होगा इसका मतलब है 30 से 40 शब्दों में इसको पूरा कीजिए। और अगर 3 नंबर का है तो इसका 50 से 60 शब्दों में पूरा कीजिए। और 80 शब्दों का मतलब 70-80 शब्दों में उत्तर पूरा कीजिए, मतलब 4 अंक होंगे। और अगर 100 शब्द हैं तो इसका मतलब है 5 अंकों का होगा। इस बार एक जगह 120 शब्द का भी एक अनुच्छेद लेखन या कुछ आया है, उसके 6 अंक होते हैं। यानी एक बहुत अच्छी बात है, पॉलिसी का मीटर बना दिया गया है इस बार, CBSE ने बना दिया है कि 20 शब्द पर 1 अंक। अगर आप कभी भूलने लगे तो इस फार्मूले को ध्यान कर लेंगे तो आपको सदा स्मरण रहेगा कि 80 शब्द मतलब 4 अंकों का होगा। ये मैं इससे पहले भूमिका बनाने के लिए, आपकी समझ बढ़ाने के लिए बात रखना चाह रहा हूँ। 2022 और 23 में जो पाठ्यक्रम है मैं इसको आपके सामने रखना शुरू करता हूँ। थोड़ा आगे बढ़िए। सबसे पहले अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये बहुत बार परिवर्तन होता रहा है, लेकिन अब जो है इस बार 9वीं में और 10वीं में, ये एक सौभाग्य की बात है, 9वीं हो चाहे 10वीं हो, दोनों के दोनों वार्षिक परीक्षाओं में अपठित गद्यांश भी आएगा और अपठित काव्यांश भी आएगा। लेकिन अपठित गद्यांश 250 शब्द का होगा। हर बार ये शब्द बदलते रहते हैं। अब 250 शब्द तक का आएगा। इसमें बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस वाले 5 प्रश्न 1-1 अंक के पूछे जाएंगे और विकल्प कोई है नहीं। सीधी सी बात, एक अनुच्छेद आएगा, 1-1 अंक के बहुविकल्पी जिसके 4-4 विकल्प दिए होंगे, एक पर टिक करके बच्चे को लिखना होगा क, और उसका उत्तर भी लिख देना होगा। दोनों उत्तर लिखना होगा। क भी, क ख ग घ में से क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, उसका उत्तर क्या वो भी लिखना पड़ेगा। अपठित काव्यांश, यह इसकी शब्द संख्या कम हो गई है, कविता कम हो गई। कविता होती ही, कविता का मतलब है संक्षिप्तता। 120 शब्द की कविता, इसमें 2 अंश पूछे जाए, ध्यान करें। इसमें विकल्प होगा ये अथवा ये 5 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, तो यह 5 और 5 10 नंबर का होगा। अपठित गद्यांश और पद्यांश 10 अंक पूरे हुए। 9वीं में भी यही स्थिति है और 10वीं में भी यही स्थिति है। किसी का कोई प्रश्न हो यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कोई ऐसी स्थिति होगी। आगे चलते हैं। आगे व्याकरण। व्याकरण में इस बार सारे बहुविकल्पी, देखिए पहला पेपर जो है ना, ये जो क भाग है, ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। 4-4 विकल्प दिए गए होंगे, एक आपने चुनना है। जो चुनना है उत्तर लिखते समय उसका क ख ग घ में से वो भी लिखना है क्या है, और उसका उत्तर भी लिखना है। ये बात दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ
ताकि ये दोनों के दोनों उत्तर लिखे जाए तो अधिक सुरक्षित हो जाता बच्चा। व्याकरण में, ये बंधु व्याकरण पर आइए, इससे पीछे चलिए। व्याकरण में 4 अंश होंगे नवी में और 4 अंश होंगे 10वीं में। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 4 की चॉइस होगी, यानी 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 20 पूछे जाएंगे और 16 के उत्तर देने होंगे। 9वीं में और 10वीं दोनों में ही चॉइस है। मैं आपको 9वीं में क्या है और 10वीं में क्या है, इसमें कहाँ चॉइस होगी, इसके बारे में अभी आपके सामने रख देता हूँ। थोड़ा आगे चले, व्याकरण 9वीं की व्याकरण पर चले आप। 9वीं की व्याकरण में क्या क्या हिस्से अपने आते हैं, आगे चलेंगे जरा। 9वीं की व्याकरण पर चलिए, यही व्याकरण को साथ साथ लेते चलते हैं, वरना फिर हमें पीछे आना पड़ेगा। हाँ, ये आ गया 9वीं में। 9वीं की व्याकरण में देखिए, शब्द निर्माण में उपसर्ग, प्रत्यय, समास। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों को एक सेट मान लें, उपसर्ग प्रत्यय को, तो इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 करने होंगे। समास को दूसरा सेट मान लें, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 करने होंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 का उत्तर देना होगा। अलंकारों में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 का उत्तर देना होगा। यह है 9th A की व्याकरण। मैं समझता हूँ 20 और 16 स्पष्ट हो गया। 4 हिस्से हैं, उपसर्ग प्रत्यय 1, समास 2 और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 3, अलंकार 4। इनमें यही स्थिति है। 10वीं की व्याकरण की तरफ चलते हैं, जरा 10वीं की व्याकरण निकालिए। उसमें तो है ही 4 हिस्से। 10वीं की व्याकरण में ये चारों के चारों भाग हैं, इनके 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे इन चारों अध्यायों में से और 4-4 का उत्तर देना होगा। सभी के सभी बहुविकल्पी होंगे। तो यह 10वीं का है। तो यह व्याकरण का हिस्सा पूरा हुआ। 20 में से 16 किस तरह से आएंगे, यह उत्तर दे दिया गया। यहाँ आपको बताना चाहूंगा, जो अलंकार है, अलंकार बांट दिए गए हैं। 9वीं में अलंकारों की संख्या, अलंकार 3-4 और हैं, 10वीं में और हैं। बाकी तो सारे जितने भी टॉपिक ही अलग है, पर अलंकार में यह एक अंतर किया गया। चलिए आगे हम चलते हैं। ये जो पहला पेपर जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आने, पाठ्य पुस्तक जो है दोनों, इन दोनों पाठ्य पुस्तकों में भी जो पहली पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, इस क्षितिज में ये देखिए जो लाल वाले हैं ना चैप्टर्स, ये इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान कर लें आप। 9वीं में नाना साहब की बेटी मैना को, वो वाला ये नहीं आएगा इस बार। इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एक कुत्ता और मैना, केदारनाथ अग्रवाल की चंद्र गहना से लौटती बेर और चंद्रकार देवताले की यमराज की दिशा। 9वीं के पाठ्यक्रम में ये चैप्टर्स नहीं है, शेष सारे हैं। आगे चले। अब आइए कृतिका। कृतिका में भी माटी वाली और किस तरह आखिरकार में हिंदी में, ये 2 हटा दिए गए हैं। शेष 3 में से प्रश्न पूछे जाए। चलिए आगे 10वीं का भी ले आए साथ साथ। अब काव्य खंड पर आ गए। हाँ, ये आ गया 10वीं की पुस्तक में एक देव और गिरिजा कुमार माथुर की है छाया मत छूना, और ऋतुराज की कविता कन्यादान। ये इस बार परीक्षा में इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये चैप्टर्स इस बार पाठ्यक्रम में नहीं होंगे। अगली किताब कृतिका। 10वीं में कृतिका में 2 भाग हैं जो हटा दिए गए हैं। जार्ज पंचम की नाक और एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। ये 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। जरा इस चैप्टर से आगे चलते हैं। मैं आपके सामने थोड़ी गपशप मारने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि CBSE ने तय कर रखा है कि हर बार हमने विद्यार्थियों की और अध्यापकों की बुद्धि को जड़ नहीं होने देना है। पुस्तकें हर बार कुछ बदल देते हैं ताकि तरोताजा नई पुस्तकें, नई शैली, नया स्टाइल हर बार थोड़ा बदल दिया जाता है। इस कारण से पुस्तकें भी नई लेनी पड़ती हैं और प्रकाशक भी प्रसन्न होंगे, उनका काम भी बहुत अच्छा चलता है। ऐसा है। लेकिन
वास्तव में बोर्ड जड़ता को तोड़ना चाहता है ताकि हर बार नई तैयारी से विद्यार्थी और अध्यापक दोनों तैयारी करें। लेकिन इससे पहले आप चलें, अभी जो खंड का है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न चल रहे हैं, आप जरा बैक पे चलें। ये जो क्षितिज पुस्तक में, क्षितिज पुस्तक थोड़ा और पीछे चलिए। देखिए पाठ्य पुस्तक क्षितिज में जो पठित गद्यांश है, गद्यांश क्षितिज में गद्य का हिस्सा या पद्य का हिस्सा, इस पर भी 7 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न और आने वाले हैं। वो कैसे हैं देखें। 9वीं और 10वीं में एक समान ही नीति है कि क्षितिज में से, गद्यांश में से पठित गद्यांश पर बहुविकल्पी प्रश्न, इसका मतलब है किसी भी चैप्टर्स में, अध्याय में से एक अनुच्छेद दिया जाएगा, उसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, एक नंबर के होंगे, आपको उनका उत्तर देना होगा। और जितने भी पाठ हैं, इन सारे पाठों में से किसी भी पाठ के ऊपर 2 प्रश्न, वो अनुच्छेद, देखिए पहले वाले हैं अनुच्छेद पर, एक अनुच्छेद दिया जाएगा, उस अनुच्छेद में से प्रश्न पूछना 5 नंबर के वो अलग है, लेकिन पूरे के पूरे चैप्टर में से सवाल पूछ लिया गया तो वो प्रश्न अलग होगा, 2 प्रश्न वे होंगे। तो 7 नंबर इस क्षितिज के गद्यांश वाले भाग में से बहुविकल्पी होंगे। इसी तरह से पद्यांश के भाग में से भी 5 नंबर कोई कविता का अंश दिया जाएगा, पठित कविता दी जाएगी, पठित पद्यांश दिया जाएगा। यहाँ अगर आप पठित पद्यांश लिख देते तो और भी अच्छा होता। पठित कविताओं पर बहुविकल्पी प्रश्न है, पठित पद्यांश पर एक पद्यांश दिया जाएगा, उस पर 5 प्रश्न दिए जाएंगे, और पूरे के पूरे चैप्टर पर 2 प्रश्न अलग से होंगे। जितनी भी कविताएं हैं उनमें से किसी भी कविता पर 2 बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 7 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे क्षितिज में से। इस तरह से जो पहला प्रश्न पत्र है, 10 नंबर हो गए अपठित गद्यांश या पद्यांश के, 16 नंबर हो गए व्याकरण के, 26 और 14 नंबर हो गए इस भाग के। तो 40 नंबर का एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पी तरह का होगा। किसी का कोई प्रश्न रह गया तो अभी यहाँ बात कर सकते हैं, ताकि फिर आगे मैं रचनात्मक भाग में चलूँ। किसी का कोई प्रश्न हो हाथ खड़े कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है, 2 बातें होती हैं, या तो सब कुछ समझ में आ गया हो, या क्या क्या पूछे तो छोड़ो, ये 2 बातों में से कोई एक बात रही होगी। मैं चलता हूँ आगे। आगे आप चले। दूसरा जो भाग है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है बल्कि कुछ शब्दों में प्रश्न देने होंगे। चलिए आगे चलिए। ख भाग, हाँ ये आ गया। ख की जगह ब है। वैसे हिंदी में क ख ग चलना चाहिए, अबसा नहीं। अबसा अंग्रेजी की नकल है। ABC क्यों करेंगे भाई, अबसा क्यों करेंगे? अपने पास क ख ग है ना, तो क ख अपना हिंदी है तो क ख ग चलना चाहिए, अबसा नहीं। कर दिया, बोर्ड है। अंग्रेजी के माध्यम से कुछ लोग हिंदी पढ़े हुए हैं, इस कारण से अबस की मानसिकता आती है। क्षितिज भाग के निर्धारित पाठों में से अब देखिए, जो गद्य है, पूरे गद्य में से इस बार क्या कर दिया है कि 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 नंबर की ये क्षितिज गद्य का हिस्सा होगा और 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना होगा। वैसे मैंने जो फार्मूला आपको दिया था इस हिसाब से होना चाहिए था 30 से 40, पर इन्होंने लिख दिया तो इसी को फॉलो करेंगे क्योंकि ये बोर्ड का दिया हुआ है। 25 से 30 शब्दों में 2-2 नंबर के 3 सवाल, 4 पूछे जाएंगे, 3 करने होंगे। चैप्टर शायद 5 है या 6 है, 6 चैप्टर में से 4 सवाल पूछे जाएंगे, 3 करने होंगे 2-2 नंबर के गद्यांश में से, और इसी तरह से 6 नंबर का पद्यांश होगा क्षितिज का। मैं समझता हूँ क्लियर है, इस पर भी ज्यादा बात नहीं करना चाहते। आगे जो कृतिका है, कृतिका के पाठों में क्या कर दिया, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 का उत्तर देना होगा। ये 4-4 नंबर के होंगे, 8 नंबर दिए गए हैं कृतिका को। इस तरह से 6-6, 8, 12, ये 12, 8, 20 नंबर का ये पुस्तक पूरी हो गई। अब बाकी जो 20 नंबर रह गए वो रह गए लेखन कार्य को। अब इस पर हम थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, लेखन कार्य 9वीं कक्षा का 20 नंबर का अलग है और लेखन कार्य 10वीं कक्षा का अलग है। इसका आवंटन किस तरह से किया गया है? 6 अंक लेखन कार्य 9वीं में 120 शब्दों में अनुच्छेद है,
दोनों जगह ध्यान कीजिए। और जो पत्र है दोनों ही जगह औपचारिक या अनौपचारिक। इस बार क्या कर दिया, पहले क्या करते थे, औपचारिक देते थे 9वीं में और अनौपचारिक देते थे 9वीं में, औपचारिक देते थे 10वीं में। इस बार क्या कर दिया, बराबर कर दिया। 9वीं में और 10वीं में दोनों जगह पत्र औपचारिक और अनौपचारिक यानी वैकल्पिक होंगे। एक औपचारिक दे दिया, एक अनौपचारिक दे दिया, इसमें चॉइस डाल दी, कोई एक कीजिए। 5 अंक का पत्र होगा, 100 शब्दों का होगा और 120 शब्द का अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद 3 पूछे जाएंगे, एक करना होगा, वही रीति इसमें रखी गई है। 11 अंक गए हो, अब रह गए बाकी 9 अंक। 9 अंक कैसे होंगे, देखिए, एक लघु कथा लेखन और औपचारिक पत्र लेखन, इन दोनों में से ध्यान कर ले, दोनों दिए जाएंगे। एक लघु कथा दी जाएगी और एक औपचारिक ईमेल लेखन। विकल्प यही है, एक दूसरे के विकल्प हैं, या तो आप औपचारिक ईमेल लेखन वाला प्रश्न कर लें या लघु कथा वाला कर लें, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ये तो दिया है यहाँ, लेकिन जो परीक्षक है भैया वो तो अपने मन का बादशाह है। अगर वो यूं करे दोनों लघु कथाएं दे देंगे तो हम क्या कर लेंगे, मुझे लगता है शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लघु कथा और औपचारिक लेखन में से यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि 2 आएंगे, दोनों एक दूसरे के विकल्प होंगे, लघु कथा अथवा औपचारिक ईमेल लेखन। ये कर लीजिए या वो कर लीजिए। अब क्या करते हैं बच्चे, इसमें छूट लेना शुरू कर देते हैं, एक चैप्टर छोड़ ही दो। तो उससे बचने के लिए कोई परीक्षक चाहे तो ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है कि दोनों के दोनों औपचारिक ईमेल लेखन ही दे दिए। इस बारे में कोई निर्देश नहीं है, इसलिए मैं केवल आपको सावधान कर रहा हूं। यदि आप कुछ छूट लेना चाहें तो परीक्षक अगर आपसे बढ़कर निकला, नहले पर दहला लगा दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप रह जाएं। इसलिए दोनों की तैयारी करनी चाहिए, लघु कथा की भी और औपचारिक ईमेल लेखन की। तो बताना चाहूंगा दोनों विषयों पर मैंने बोलना है, क्योंकि औपचारिक ईमेल लेखन नया विषय है और लघु कथा पिछली बार दिया गया था। पिछली बार जब दिया गया था तब भी उसकी तैयारी में कमी थी बोर्ड के द्वारा। मैंने ये बात रेखांकित की थी कि अब तब प्रश्न का प्रारूप कुछ और था, अब बदल दिया गया। उसमें क्या बदलाव आया है अभी मैं थोड़ी देर में उसकी चर्चा शुरू करूंगा। फिलहाल पहले मैं 80 नंबर का संवाद लेखन और सूचना लेखन, ये भी विकल्प है एक दूसरे के। दोनों प्रश्न दिए जाएंगे, एक प्रश्न संवाद लेखन का होगा, एक होगा सूचना लेखन का। दोनों 80-80 शब्द के होंगे, दोनों 4-4 अंकों के होंगे। चाहे आप संवाद लेखन कर ले चाहे सूचना लेखन कर ले। संवाद लेखन में फिर एक बार नई चीज जोड़ दी गई है। पहले संवाद लेखन यूं कर देते थे कि 2 सहेलियों का संवाद लिखिए, एक दुकानदार और ग्राहक का संवाद लिखिए, एक अध्यापक और एक विद्यार्थी का संवाद लिखिए। इस बार उन्होंने क्या कर दिया, कोई परिस्थिति देंगे, ये परिस्थिति है, परिस्थिति दे दें, कोई कहानी दे दें, कोई सड़क का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, यहाँ पर लोग इधर से बातें कर रहे हैं और एम्बुलेंस को बुलाना है, ये वाला, अब आप संवाद लिखिए। ऐसी कोई परिस्थिति दे देंगे, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। 9वीं का ये लेखन कार्य पूरा हुआ, 9 अंक का ये, 11 अंक के पत्र और अनुच्छेद, 20 अंक हुए। 9वीं का पाठ्यक्रम संपन्न हुआ, ये इस बार पाठ्यक्रम में। 10वीं के रचना भाग में 11 अंक तो वही के वही हैं, जो बाकी 9 अंक हैं, इस 9 अंक में स्ववृत्त लेखन, बायोडाटा राइटिंग। जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो नौकरी के लिए अप्लाई करते हुए, आवेदन करते हुए आप जो बायोडाटा लिखते हैं, जिसे स्ववृत्त लेखन, आज उसको रिज्यूम कह देते हैं, वह लिखना, यह 5 अंक का है, 100 शब्दों का। और औपचारिक ईमेल लेखन दोनों में आ गया, 9वीं में भी और 10वीं में भी, तो ये कॉमन है, ये एक भाग है। और विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, ये 4-4 अंक का है, ये 10वीं में है, विज्ञापन और संदेश लेखन। विज्ञापन में अक्सर प्रश्न बच्चे करते रहते हैं, सर इसमें चित्र भी बनाने हैं क्या, कलर यूज करने हैं क्या, डिजाइनिंग करनी है क्या। ये प्रश्न मैंने, क्योंकि विज्ञापन लेखन आज बोलना नहीं है, इस बात को फिर से दोहरा देता हूँ। हम जितनी बार दोहराते हैं उतनी बार ये प्रश्न फिर आता रहता है। देखिए, कोई डिजाइन करके अगर कुछ लिखता है वो अच्छा लगता है, लेकिन आपको अंक तो शब्दों के मिलने हैं, क्योंकि आप हिंदी भाषा का पेपर दे रहे हैं। वो देखना ये चाहेंगे कि क्या आपको शब्द बनाने आ गए क्या। उनका, अध्यापक का, परीक्षक का ध्यान आपकी शब्द योजना पर जाना है। आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी है, पेंटिंग के, ड्राइंग के, कला के विद्यार्थी आप नहीं है उस तरह से। तो वो एडिशनल होगा, और किसी एग्जामिनर को थोड़ा सा बस खुश हो जाना चाहिए कि इसने बहुत ही अच्छे रंगों का और डिजाइन का उपयोग किया है,
उसके लिए अतिरिक्त अंक नहीं देने चाहिए। ये एक नीति सदा स्मरण करानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे भी हमेशा हमेशा पूछते रहते हैं। यह पूरा जो भाग था पाठ्यक्रम का, जो सबसे बड़ा हमारा दायित्व था कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना आधे से समय बीत जाता है और हम इसी भ्रम में रहते हैं, जी सर जी इस बार वो है कि नहीं है। ये यहीं पर समाप्त हुआ है। मैं समझता हूँ किसी को पाठ्यक्रम से संबंधित कोई बात करनी हो तो कर सकते हैं, वरना जिन 4 विषयों को आज लेना है, समय तो हर एक को 5-5, 6-6 मिनट का ही मिल पाएगा, लेकिन इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो मैं आधे मिनट सांस भी ले लेता हूँ और आपकी प्रतीक्षा कर लेता हूँ किसी ने पूछना है। एकदम एकदम पहली, हाँ, ये 4 विषय जिन पर मैं बोलूंगा। मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पहला है औपचारिक ईमेल लेखन, क्योंकि 9वीं में भी और 10वीं में भी इस पर बात कर लेते हैं। इस पर सबसे सरल बात जो बोलने की वो ये है कि वास्तव में पत्र लेखन और ईमेल लेखन में बंधुओं सच बताऊं तो केवल जस्ट आई वॉश है, कोई अंतर है ही नहीं। सिर्फ इतना अंतर है, जो पत्र आप कागज पर अपने हाथ से पेन लेकर लेखनी लेकर लिखते हैं और ऊपर सेवा में प्रधानाचार्य महोदय वगैरह जो एड्रेस देते हैं कि, और आप जो लिख रहे हैं भवदीय, ये सिर्फ भवदीय में और टू में, बस इसमें ही फर्क है। किसको लिख रहे हैं आप? किसी बैंक के मैनेजर को लिख रहे हैं या कुछ नहीं, केवल आपको उसका ईमेल एड्रेस डालना है। टू यानी फ्रॉम, किसकी ओर से पत्र जा रहा है? ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस ये आप हैं, बताने की जरूरत नहीं। और किसको भेज रहे हैं? टू ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो क्योंकि ईमेल एड्रेस उसका है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है कि प्राचार्य महोदय डीएवी स्कूल चिरमिरी, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ईमेल है ही उसका, तो उसी के पास जाएगा। ऐसे ही आप जो लिख रहे हैं, क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस यूनिक है, केवल आप ही का है, इसलिए आपने वो लिख दिया तो अपने आप ही सब कुछ पहुंच गया। इसको छोड़कर बंधुओं कोई परिवर्तन है ही नहीं, तो औपचारिक ईमेल लेखन तो हो गया। बस लैपटॉप खोलेंगे तो आपको कॉलम 2 दिखाई देंगे और मोबाइल खोलेंगे तो कॉलम 4 दिखाई देंगे। बस इतना एक फर्क है। आपको जो 4 कॉलम दिखाई देंगे ईमेल लेखन में, अगर आप ईमेल लेखन खोल देंगे, जरा सबको दिखा देंगे तो जरा अच्छा लगेगा। ईमेल लेखन पर आइए। देखिए, ईमेल लेखन में विषय था, देखिए बिल्कुल आप दे देता हूँ। ठीक है, आपने पूछा, मैंने बाकी सारी चीजें वही हैं, वो सब लिखना। लेकिन जब मैंने आपसे कहा ना बाकी सारा पत्र लिखना, जब आप पत्र लिखते तो उसमें भी विषय लिखते हैं ना। अगर उसमें विषय लिखते हैं तो इसमें भी विषय लिखेंगे। और अगर अनौपचारिक आ गया, अब अनौपचारिक में तो विषय नहीं लिखते। अब पिता पुत्र को यह तो नहीं लिखता कि पत्र धूम्रपान निषेध, ऐसा पत्र थोड़ी, पिता पुत्र को कोई ऐसा थोड़ी लिखता। कुसंगति से बचो, ऐसा थोड़ी लिखता। जैसे अनौपचारिक पत्र में कोई सब्जेक्ट दिया ही नहीं जाता, आत्मीयता पूर्वक पत्र शुरू किया जाता है। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं, आपने किसी जिला के जल अधिकारी को पत्र दिया तो वहां पर आप विषय भी देंगे कि जल संकट, जल की समस्या को देंगे। यानी जहां विषय आना चाहिए सामान्य पत्र में, वहां ये जो ईमेल है उसमें भी आएगा। बस मैंने कहा ना, इतना ही फर्क है। देखिए, आप आगे चलाइए से, ये जो मैंने बात बोल दी है ये सारी मैंने बोल रखी है, आगे चले। ये विषय देखो दे रखा है, ये जो मैंने बाईं ओर दे रखा जो कागज से पर लिखते थे, इसमें विषय शीर्षक के सामने नीचे पत्र का मूल विषय कम से कम और सुस्पष्ट शब्दों में लिखना होता है। जैसे ये 2 दिन का अवकाश, बिजली ना होने की परेशानी, ये विषय लिखते हैं ना, औपचारिक पत्रों में लिखते हैं आप, अनौपचारिक में नहीं लिखते आप। अब देखिए दाईं ओर दे रखा है ईमेल लेखन विषय। इंटरनेट का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण विषय की जगह सब्जेक्ट का कॉलम होता है, वहां विषय नहीं लिखा होता। क्योंकि आप क्या खोलते हैं, लैपटॉप या मोबाइल खोलते हैं, वह सब्जेक्ट लिखा होगा। आप सब्जेक्ट को विषय मत लिखिए, बस उस कॉलम में, इसमें हिंदी भाषा में ठीक वही विषय लिखना होता है जैसा कि सामान्य पत्र लेखन में होता है। कम से कम और सुस्पष्ट शब्दों में ऐसे लिखे, क्या 2 दिन का अवकाश, बिजली जाने की परेशानी, मोहल्ले में गंदगी, सेम लिखना है। मैं ये कहना चाहता था कि ईमेल लेखन में केवल एक ही अंतर है, जस्ट और वन, कि इसमें प्रेषक भेजने वाले का ईमेल पता है और पाने वाले का भी ईमेल है, बाकी सब कुछ वही है। देखिए आगे संबोधन से शुरू करते हैं। चलिए, विषय हो गया।
आगे चलिए जरा, अब चलिए आगे। संबोधन, संबोधन किया जाता है। पहले संबोधन कीजिए। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय चिकित्सा अधिकारी, प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। चलिए आगे, ठीक है। अब विषय का लेखन। औपचारिक पत्र में अभिवादन की जरूरत नहीं होती। आपको पता है, आप किसी दुकानदार को कोई चिट्ठी लिख रहे हो तो नमस्ते थोड़ी करते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं, मैंने आपसे सामान लिया था, खराब निकला, बदल दीजिए। या निवेदन है कि मैं अति आवश्यक कार्य से अपने नगर से बाहर हूं, अतः आज दिनांक 23 सितंबर 2023 को विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। बस इतना ही संक्षेप में देना होता है। मैंने सविनय काट गया, सविनय भी लिख देते, निवेदन लिख देंगे तो चलेगा। कृपया मुझे आज का अवकाश प्रदान करें। आगे चले। धन्यवाद ज्ञापन करना होता है, धन्यवाद सहित वगैरह लिख देते हैं। स्व उल्लेख करते हैं, भवदीय मिलन दैया वगैरह। अब देखिए और थोड़ा सा आगे चले। इसके बाद अटैचमेंट अगर कोई है, आपके पत्र में कोई अटैचमेंट नहीं आने वाला है, इसको छोड़िए, ये सिर्फ ज्ञान वर्धन के लिए है। यदि आपको, आप बीमार हैं, इसके लिए कुछ सर्टिफिकेट जोड़ना होता है, यदि आप ईमेल लिखते हैं तो आपको इस तरह से अटैचमेंट, फाइल अटैचमेंट करनी होती है और उसके बाद सेंड कर देना होता है। यही ईमेल लेखन है। इस ईमेल लेखन में ये आजकल हम सभी अध्यापक और बच्चे इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, मैं समझता हूँ औपचारिक ईमेल लेखन जितना नया विषय है, ये बिल्कुल पुरानी, कहते हैं ना नई बोतल में पुरानी शराब है। हालांकि मैं शराब जैसे शब्द का कभी उपमा दिया नहीं करता, पर मुझे और कुछ पाई नहीं। ये बिल्कुल वही पत्र लेखन है, केवल ये 2 परिवर्तन है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। सर, एक माधव शर्मा जी सर पूछ रहे हैं जी कि ईमेल लेखन में विषय तो लिखना ही होगा। विषय तब लिखना होगा यदि औपचारिक पत्र होगा। मैंने कहा ना, अगर अनौपचारिक है, मान लीजिए 2 अपने मित्र को पत्र लिखिए कि वो गलत संगति छोड़ दे, तो आप इसमें ईमेल विषय थोड़ी लिखेंगे, गलत संगति छोड़ने का निवेदन नहीं लिखेंगे। यानी औपचारिक और अनौपचारिक में फर्क है। अनौपचारिक पत्र क्योंकि निजी संबंधों के आधार पर होते हैं, उसमें विषय हुआ ही नहीं करता, इसलिए वहां विषय नहीं लिखेंगे आप। अगर औपचारिक ईमेल पत्र लेखन है, औपचारिक है, तो आप औपचारिक पत्र में विषय जरूर आएगा और विषय में यही लिखेंगे आप, जैसा मैंने एक एक पंक्तियों में बहुत सारे दिए थे। ओके सर, ठीक है, मैं दोनों पर बोल रहा हूँ। औपचारिक, देखिए आप बताइए, आपके पाठ्यक्रम में इस बार जो पत्र है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है ना? देखिए, लेखन कार्य औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखन, ये है ना आपके पाठ्यक्रम में। अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए, क्लैरिटी बहुत अच्छा करके सवाल आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा पूछा आपने। आपके कोर्स में है औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लेखन। इसका मतलब दोनों तरह के आ सकते हैं। अनौपचारिक 2 सहेलियों के बीच में वार्ता है। अब 2 सहेलियां, उसमें विषय आएगा, विषय न वहां नहीं लिखना है। विषय क्या लिखेंगे? मैंने 2 सहेलियों में वार्ता कीजिए, बताइए कि तुम्हें वो फिल्म कैसी लगी। तो आप ये थोड़ी लिखेंगे फिल्म के बारे में वर्णन, नहीं लिखना आपको, विषय छोड़ दीजिए। औपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखना। माँ की ओर से पिता को निर्देश दीजिए कि तूने रोज व्यायाम करने जाना है, ये मत लिखना व्यायाम करने का निवेदन, नो, नहीं लिखना। इस तरह के अगर मन संभ्रम की स्थिति है तो उसके लिए अपने पास समय की कमी है। फिर वार्ता करके अगर किसी को अस्पष्टता रह गई है, इसको और स्पष्ट करें। मैं चाहूंगा कि अगले विषय पर चले, क्योंकि समय तो दौड़ता जा रहा अपनी गति से। हाँ, ये है इसमें कि आपको कुछ नहीं करना, एक बार पढ़ लेंगे तो आप सीसी होता कार्बन कॉपी। अगर 1 से अधिक लोगों को पत्र लिखना आपके यहाँ से आने वाला नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दें आप। चले, ये जो सारी बातें बता चुका हूँ। हाँ, अशिष्ट आरंभ, मैंने कहा संक्षेप में लिखना चाहिए, पर संक्षेप का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मान सम्मान, जो उचित मान सम्मान खा जाए। अगर कोई बच्चा संक्षेप के चक्कर में ऐसा लिख दे, अशिष्ट आरंभ मैंने लिखा है। अब क्या है, आरंभ कर रहे हैं, 9वीं का लड़का है, वो क्या लिख रहा है, मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ, कल विद्यालय नहीं आ सकता, मुझे अवकाश दें। ये भाषा चलेगी क्या? नहीं चलेगी। उसकी बजाय क्या होगा, सविनय निवेदन है कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ, अस्वस्थ होने के कारण मुझे डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, अतः कृपया कल 30 सितंबर 2023 का अवकाश प्रदान करें। ध्यान करें, इतना आवश्यक है, जरूरी है। संक्षिप्तता के चक्कर में मान सम्मान, उसको शिष्टाचार को गायब ना कर दें आप, इतना बच्चों को बताना चाहिए। बस मुझे लगता है पत्र की बात मैं पूरी बता चुका हूँ। ये बता दिया
कि मोबाइल में 4 कॉलम आते हैं, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट एंड कंपोज मेल। तो फ्रॉम में आप लिखते हैं अपना ईमेल एड्रेस, टू में लिखते हैं प्रिंसिपल या जिस अधिकारी को लिख रहे हैं उसका, सब्जेक्ट में विषय लिखते हैं, और अगर अनौपचारिक है तो विषय छोड़ दीजिए आप, और कंपोज लेख में लिखना शुरू कीजिए, प्रिय मित्र, प्रिय सखी नीलिमा कैसी हो, शुरू कर दीजिए। और लैपटॉप में 2 ही कॉलम होते हैं, टू और सब्जेक्ट। टू में जिसे भेज रहे हैं वह, और एक प्रश्न पूछा गया है भारत अनुराग जी द्वारा, अनौपचारिक में यदि अभिवादन किया तो यस, अभिवादन करना है, जरूर करना है मित्रों। अभिवादन नहीं, दोस्त है ना, मित्र है ना, पिता है ना, पुत्र है ना, माँ है ना, बहन है ना, संबोधन तो करेंगे। प्रिय बहना करेंगे ही करेंगे, छोटी है तो, बड़ी है तो आदरणीय बहना लिखेंगे आप। यानी मैंने कहा ना, जो मैं सामान्य पत्र पर बात ही इसलिए नहीं कर रहा कि जो सामान्य पत्र लेखन में करना होता है वो सब आपको सारा ही लिखना है। मैं समझता हूँ मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। संबोधन वो होगा, अनौपचारिक पत्रों में मान सम्मान का, नमस्कार, चरण स्पर्श सब होगा, पिताजी चरण स्पर्श होगा पक्का। चलिए सर, ये मैम है अर्चना शर्मा जी, जी। वो पूछ रहे हैं कि क्या ईमेल को बॉक्स में लिखना होता है? नहीं, कोई जरूरत नहीं ईमेल को बॉक्स में लिखने की। आप क्यों लिखेंगे ईमेल तो बॉक्स को लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो तो प्रश्न में आ गया ना, ईमेल लेखन कीजिए। आप कुछ लिखने की जरूरत है, सीधा लिख दीजिए। आप तो उसमें कॉलम बनाएंगे पहले बॉक्स में, या बॉक्स बनाएं या ना बना लें अच्छी बात है, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर में भी बॉक्स आते हैं ना। पहला बॉक्स 2, वो उसका ईमेल एड्रेस लिख दें। फ्रॉम, पहले फ्रॉम आता वो लिख दें, बस। वो बॉक्स का मतलब लाइनें लगा देना, तो लाइनें लगा दीजिए। और अगर आप नहीं भी लगाएंगे, मैं ध्यान से सुन लीजिए, जैसे आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में लाइनें लगी होती हैं तो आप भी लगा दें, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर लाइनें नहीं लगाते हैं, जैसे मैंने इसमें नहीं लगा रखी, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, कंपोज, ईमेल नहीं लगा रखी ना मैंने, अगर मैंने नहीं लगा रखी, आप ऐसा लिख भी देते हैं, किसी भी अध्यापक को इसके अंक नहीं काटने चाहिए, ध्यान कर लीजिए। लिख दिया, लगा दिया तो बुरा भी नहीं मानना, अच्छा हो गया, बस इतना ही ध्यान रखना। बाकी अगर बीच में कोई सीबीएसई की ओर से कोई निर्देश ही आ जाए तो वह निर्देश सत्य होगा, क्योंकि उस निर्देश के आधार पर आपकी अंक कटेंगे या बढ़ेंगे। उस निर्देश को ऐसे मानना, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चल आगे। अर्चना जी, मैं समझता हूँ आपका धन्यवाद आ गया, तो शायद आज तक जितनी सूचना है उसके आधार पर इतनी ही सूचना है। जी श्वेता जी धन्यवाद, नमस्कार। आगे चलते हैं, लघु कथा ले। स्वस्थ ले सर पहले। जी सर पहले स्ववृत्त ले ले, ये थोड़ा बिल्कुल नया टॉपिक है। चलिए स्ववृत्त ले बायोडाटा। वाह, ले ले स्ववृत्त ले ले। ओके ओके सर। बोल दीजिए स्ववृत्त का बायोडाटा। अच्छा, बायोडाटा में 2 बातें होती हैं, एक तो अपने बारे में परिचय लिखना, और एक होता है उसका कवरिंग लेटर जो होता है ना, वो देना। तो ये कवरिंग लेटर क्या बायोडाटा में आएगा कि नहीं आएगा, यह एक प्रश्न अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। बायोडाटा में क्या माना जाता है, उसमें यह माना जाता है कि आप कॉलम्स दिए गए हैं, नाम, आपने अपना नाम लिखा, पिता का नाम ये लिखा, जन्म तिथि ये लिखा, आपका पता ये लिखा, आजकल मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये 6 चीजें सबको देनी होती है। आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले बायोडाटा मतलब स्ववृत्त, आप बायोडाटा नहीं लिखेंगे, स्ववृत्त, मेरा परिचय, फिर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे पूरा नाम या नाम आप अगर सुंदर बनाने के लिए अच्छा होता है, जैसे एक कॉलम बन जाता है, बाईं ओर का एक कॉलम में हेडिंग्स हो जाएंगे, नाम, पिता का नाम, घर का पता, ईमेल एड्रेस, ये बाईं ओर हो जाएंगे 6 कॉलम, और दाईं ओर जो स्पेस ज्यादा छोड़ेंगे वहां आप लिखते चले जाएंगे अपना नाम इत्यादि। ये आपको भी पता है कि बायोडाटा में यह तो कम से कम देना होता है। तो आप एक बार थोड़ा सा और आगे करें। स्ववृत्त में केवल वही बातें, मैंने कुछ बातें ध्यान कराई है जो नियोक्ता के काम की हो, ध्यान कर लेना। आप अपना वो परिचय मत दे देना जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने बारे में अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। अगर आप अनावश्यक बातें लिखोगे
तो एक वो 1000 एप्लीकेशन है। मान लीजिए आपने एक टीचर के लिए अप्लाई किया और पहले ही 200 एप्लीकेशन है और आप अपनी अनर्गल बातें लिख रहे हो, जी मैं तो सिलाई बुनाई कढ़ाई जानती हूँ। क्या बता, मैथमेटिक्स की बात की कहाँ से आगे बातें ये। तो आज ये माना जाता है अर्जुन की आंख की तरह सीधी सीधी सी बात करो और कोशिश ये करो जिस चीज पर आप हाईलाइट करना चाहते हो उसको मोटे मोटे अक्षरों या रंगीन पेन से हाईलाइट कर दीजिए उसे, ताकि दूर से देख के लग जाए इसको जो चीज चाहिए इसने वहां पर दिखा दी। वाई डाटा मतलब आप उसको वहां ले चलिए जहां आप दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 20 इंफॉर्मेशन दी है पर आप चाहते हो इन 4 पर ध्यान जाना चाहिए, मेरी सिलेक्शन तो तब होगी। तो आप जो 4 जगह है उनको किस ढंग से बोल्ड करना, मोटा करना, दिखाना, उसकी आंखों के सामने जैसे एडवर्टाइजमेंट वाले करते, ट्यूब जल रही है बुझ रही है चकमकाती है, आप वो चकमका तो नहीं सकते लेकिन अंडरलाइन कर सकते हैं या उसको गोल गोल अक्षर चारों तरफ उसके कुछ भी ऐसे ध्यान आकर्षक बना सकते हैं। स्ववृत्त लेखन में बस ये होना चाहिए हजारों की भीड़ में भी आपकी सारी विशेषताएं उसको देखते ही समझ में आ जाए, कुछ ऐसा काम आपको करना चाहिए। लिखा निबंध और अनुच्छेद की शैली में न लिखकर बिंदुवार लिखना चाहिए। मानो आप यहाँ से लिखना शुरू करो, मैं अशोक कुमार हूँ, हरियाणा के सोनीपत में रहता हूँ, मेरा जन्म हुआ था यहाँ, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। कौन पढ़ेगा तेरा निबंध? सीधा बिंदुवार लिखना चाहिए। स्ववृत्त में ठोस जानकारियां देनी चाहिए, बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए। ये चलिए परीक्षा में तो पता भी नहीं चलेगा बड़ा चढ़ाकर लिख भी रखा है कि नहीं, लेकिन ये तो उसके लिए है अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो गलती से भी जो चीज आपको नहीं आती वो लिख मत देना। मैंने बहुत लोगों का करियर खराब होते देखा है, लिख दिया जी मुझे तो कंप्यूटर की ये लैंग्वेज भी आती है और वहाँ लिख तो दिया, पूछ लिया गया तो चुप हो गया और नौकरी लगती रह गई। तो जो भी अपनी जानकारी देनी हो ठोस जानकारी देनी चाहिए। स्ववृत्त साफ सुथरा सुस्पष्ट सुंदर हस्तलेख में अथवा टंकित यानी टाइप्ड होना चाहिए। आजकल टाइप्ड होता है लेकिन जो हिंदी के अध्यापक हैं ध्यान करें, हिंदी में जहां पर भी पोस्टिंग होती है प्राय परीक्षक या मैनेजमेंट प्रबंधक ये चाहते हैं जरा ये देख ले वो ये विद्यार्थी कैसा है, हाथ से लिखिए, हाथ से लिख के उसकी गलतियां समझ में आ जाएंगी, बिंदी ठीक जगह लगाता है कि नहीं लगाता है। हिंदी का अगर आप कभी कोई इस तरह से भेजते हैं स्ववृत्त तो उसमें उसका हस्तलेख, उसकी स्पष्टता यह इत्यादि सब है हम देखा करते हैं, ऐसा होना चाहिए। वरना टाइप्ड भी चलता है जहाँ पर भाषा की समझ, ऐसे बहुत सारे विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है भाषा और उसकी त्रुटियां देखने की, वहां पर टाइप होना चाहिए। और ये बात जरूर है जिनका हैंडराइटिंग अच्छा है उनको ध्यान करना चाहिए, उनको अपने सुंदर हस्तलेख में ही अपना स्ववृत्त देना चाहिए। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने बहुत बार इस ढंग की एप्लीकेशन लिखी कि मेरे काम जो बिल्कुल नहीं हो सकते थे वो मेरे काम हो गए, क्योंकि मैंने जब लिखा तो लिखने वाले को लगा यार इस एप्लीकेशन के ऊपर देखना चाहिए, हाथ में जरूर लेना चाहिए। वह तब है जब आपकी हस्तलेख अच्छा हो, सुंदर हो, तो ये स्थिति होती है। क्रम क्या होना चाहिए देखिए आप, व्यक्तिगत परिचय, पूरा नाम, पिता का नाम, आजकल माता का नाम आ गया, जन्म तिथि आ गई, निवास का पता आ गया, पत्र व्यवहार का पता भी होता है, अगर सेम है तो लिख देंगे वही, है ना, उपरोक्त लिखने की वजह वही लिखें। दूरभाष या मोबाइल का नंबर लिखना चाहिए और ईमेल पता लिखना चाहिए। ये तो हर एक को स्ववृत्त में लिखने ही लिखने, याद कर लीजिए, इसके बगैर तो स्ववृत्त पूरा नहीं होता। आगे शैक्षणिक योग्यता, वो क्या होना चाहिए, क्या क्या, परीक्षा का नाम पहले जैसे मैट्रिक, विद्यालय का नाम डीएवी स्कूल इत्यादि, जो स्कूल में बार बार डीएवी निकल रहा तो कोई भी, मैं कोई किसी भी स्कूल का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ यहाँ। बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम तीसरा कॉलम। चौथा, उत्तीर्ण वर्ष कब आपने पास किया, अब सन भी लिख दें 1992, 95, 2005, ये भी, इससे भी चल सकता है। प्राप्तांक का मतलब 507/600 ऐसा, और अंक का प्रतिशत लिख दें और विषय जितने थे वे लिख दें। ये कॉलम होने चाहिए, शैक्षणिक योग्यता आनी चाहिए कॉलम, ये इस तरह से कॉलम बनना चाहिए। समझते हैं आप? मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा ऐसी टेक्निकल बात नहीं है, चला जा सकता आगे। आगे अन्य योग्यताएं, जैसे अगर कंप्यूटर में आपने कोई डिप्लोमा लिया हुआ है, विदेशी भाषा का कोई प्रशिक्षण है, आपको लगता है ये कैसी चीज है, सबके अतिरिक्त मैं ये भी जानता हूँ, उसे जरूर देना। और उपलब्धियां, जैसे आप कोई फर्स्ट आए हैं, कोई पुरस्कार दिया है,
उत्कृष्टता सूची, मेरिट लिस्ट में नाम है, भाषण इत्यादि ये सब दे दें। और अन्य गतिविधियां तथा अभिरुचियां, वो आप खेल की हैं, शतरंज चैंपियन, मंच संचालन में कुशलता इत्यादि इत्यादि। और देखिए आगे चलिए, उपलब्ध रिक्ति और स्ववृत्त लेखन। अब देखिए आपको कवरिंग लेटर देना है। आप जानते हैं कि स्ववृत्त किसी नौकरी की रिक्ति को भरने के लिए लिखा जाता है। पहले समाचार पत्र में कोई विज्ञापन छपता है, तब अभ्यर्थी उसका उल्लेख करके आवेदन पत्र भेजते, स्ववृत्त भी भेजते हैं। यदि कि रिक्ति का विज्ञापन नहीं छपता और आपको किसी स्रोत से रिक्ति का पता चलता, तो आप ये लिखते हैं क्या कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपके कार्यालय में यह पद की इस पद की एक रिक्ति है। स्ववृत्त से पहले एक कागज पर आवेदन करना होता है, अतः स्ववृत्त लेखन के दो अंश हुए, आवेदन पत्र लिखना और स्ववृत्त लिखना। जो आप स्ववृत्त, तो वास्तव में देखिए इस बारे में थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। मेरे हिसाब से तो केवल स्ववृत्त जो मैंने ऊपर बताया यही पर्याप्त है। मेरे हिसाब से शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, वही पर्याप्त है। परंतु यदि कहीं यूं लगे कि आवेदन पत्र जो है, जिसको कहते हैं कवरिंग लेटर है, अगर इसकी भी जरूरत है तो इसकी भी तैयारी रखिए। तो आवेदन पत्र कैसा होगा? यह पत्र सीधे, स्पष्ट और औपचारिक होता है। नियोक्ता को संबोधित करते स्वयं को नौकरी के लिए प्रस्तुत करना होता है। जैसे एक बार दिखाइए आगे है क्या? हाँ, ये सेवा में प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जालंधर, विषय खजांची के पद के लिए आवेदन। महोदय, 15 नवंबर 2023 के पंजाब केसरी में प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक 232 के उत्तर में मैं खजांची के पद के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। मेरा स्ववृत्त साथ संलग्न है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करके आपको संतुष्ट कर पाऊंगा। कृपया साक्षात्कार का अवसर अवश्य प्रदान करें, भवदीय। आपने लिख दिया, यानी ये आपने अलग कर दिया और स्ववृत्त पीछे लगा दिया आपने। उसके पहले हम क्या करते थे? एक ही पर करते थे। क्या करते थे? ठीक है अच्छी बात कही है कि मैं इसको पढ़ूं नहीं, पढ़ने की वजह समझाऊं। सही बात है, समझाने से जो बात समझ में आती है पढ़ने से नहीं होती। इस बात को आप भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अध्यापक कक्षा के अंदर कहानी लेकर पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ो भाई, बच्चों को चल तू पढ़, निबंध पढ़ना शुरू कर देंगे। वास्तव में पढ़ना नहीं चाहिए। जो अध्यापक अपने मूड में आकर आमने सामने बच्चों से मुखातिब होकर अपने विषय को समझाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने यहाँ पर पढ़ा तो पढ़ते ही एक आपत्ति आई, मैं इस आपत्ति को शिरोधार्य करता हूँ। ये बात ठीक है, मैं सीधे ही इस तरह से बात आपको बोलकर अपनी बात रखूंगा कि जो फॉरवर्डिंग लेटर होता है, जो आप आवेदन पत्र है, उसमें आप जो आपकी जानकारियां वो अलग हो गई, बाकी सारा जो निवेदन और अपना पता आरंभ हो गया। ये दो चीजें देनी चाहिए। यह स्ववृत्त लेखन के बारे में जानकारियां हैं। किसी का कोई और प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं। समय को की है हेमंत श्रीवास्तव जी, वो पूछते हैं क्या जो अभी 10वीं ही उत्तीर्ण नहीं हुआ है वह आगे की जानकारी कहाँ से देगा? बात आपकी सही यह है। पाठ्यक्रम में शामिल करना पूरी तरह न्याय संगत कैसे हो सकता है? ये बात मैं आपसे यही पूछ रहा था, जिसने रखा उससे पूछो ना अब रख ही दिया तो हमें क्या करना, मैं इस पर बोल रहा हूँ, वरना विषय कहीं और चला जाएगा। ये वो नौकरी के लिए तब अप्लाई करे जब इसको पता हो कि इतनी क्वालिफिकेशन होती है। तो जानता नहीं है ये सारी बात है। लघु कथा लेखन लिख दिया। एक भी लघु कथाकार अपने पूरे शहर में पैदा नहीं होता और पूरे हिंदुस्तान से लघु कथा लिखवा रहे हैं, कविता लिखवा रहे हैं। ये तो पाठ्यक्रम की कुछ विसंगतियां होती है। चलिए इस पर फिर चर्चा करेंगे। इस पर मैं आज अपना समय नहीं देना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा समय है। बात आपकी सही है। इस दुविधा के साथ मैं भी आपके साथ, बच्चों को थोड़ा सा सर एक सवाल है। एक मैम ने रखा एक सवाल, वो कह रही है कि जैसे इसमें बायोडाटा जो होता है उसमें अपना नाम, पिता का नाम और परिचय जो भी अपना वो देना होता है, तो वो रियल वाला नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि इससे परीक्षा की गोपनीयता खत्म होती है। देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है, ये उनको भी सोचना चाहिए। अगर वो रियल नहीं देगा, मान लो मैं आपका दे दूं और आप मेरा दे दें, तो क्या हो जाएगा? उसको क्या पता झूठा दे रहा। इसका मतलब है काका का लिखना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब ये तो परीक्षा है ना। ये रियल में तो हम बायोडाटा वहां देंगे जहाँ नौकरी करेंगे। ये तो एक परीक्षा है। परीक्षा में अगर मैं अपना नाम महेश की जगह सुरेश भी लिख दूं तो
या कह गए लिख दूं, या मैं एक बनावटी पता कोई लिख दूं, तो जिससे कि परीक्षा की गोपनीयता नष्ट ना हो। ठीक, पत्र में हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि गोपनीयता से बचने के कोई तरीके खोजने चाहिए, परंतु इसका मतलब ये हुआ कि आप हर जगह, विद्यालय जो होगा, विद्यालय में भी नगर का नाम जो है, ध्यान करें, ये बात अच्छी आपने उठाई है कि जहां जहां पर भी गोपनीयता प्रकट होती हो, यानी विद्यालय का नाम और शहर का नाम आता हो, वहां क ख ग कर दें आप, क ख नगर, ऐसा कर। ठीक है, इसका जो तरीका है, जहां पर भी आपको लगे कि देखिए, अखबार का नाम लेने में, विज्ञापन क्रमांक देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी गोपनीयता वहां भंग होती है जहां आपने अपना नाम दे दिया तो भी शायद चलेगा। कारण है कि आप किसी झूठा नाम, या तो अपने नाम के आगे का लिखें और पिता के नाम के आगे कुछ और लिख दे, चाचा लिख दे। ठीक, तभी तो गोपनीयता से बचेंगे, वरना मैं मोहल्ले का पता नहीं किसका भी नाम लिख दूं, उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है। तो क ख ग वाली नीति चलेंगे तो भी ठीक है, वही कर दें आप। ये नया ये विषय आया है, इस बारे में आपको और निर्देश आएंगे सीधे सीधे। कई बार आप सीबीएसई के और अधिकारियों से के सामने भी ये प्रश्न रखना, जब कोई नई चीज आती है, पहली बार आपके ऊपर इस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ने वाली, परंतु इतना जरूर है कि आप गोपनीयता जहाँ नगर से भंग होती है, नगर के नामों पर और विद्यालय का नाम ठीक ठीक देने में थोड़ा सा बचना चाहिए। नाम लिखने पर अंक बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे, नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि आपको निर्देश थोड़ी दे रखा है। वास्तव में तो अजय कि अगर मेरे से प्रश्न पूछेगा, ठीक उत्तर दे रहा हूं, इसका उत्तर यह कि परीक्षक को ये चाहिए, जो मैं अगर एग्जामिनर हूं, मुझे कहना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक जालंधर के प्रबंधक मोहन लाल शर्मा की ओर से एक रिक्ति निकली है ये। अब आप हैं अशोक कुमार सैनी, यहाँ के रहने वाले, अब आप पत्र लिखिए। आपको सारा डाटा, दरअसल वो आपके प्रश्न पत्र में डाटा देना चाहिए। अगर आप ठीक करना चाहें कि ठीक प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रश्न पत्र बनना ही ऐसा चाहिए कि नियोक्ता का पता और शहर वो भी वहां से प्रश्न पत्र में आना चाहिए। और किसकी ओर से आपने लिखना है, लड़की की ओर से लिखना है कि लड़के की ओर से देना है आपने? संतोष की ओर से लिख रहे हैं, संतोष लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। अब मैं आ रही हूँ, आवेदित कर रही हूँ कि आवेदित कर रहा हूँ, आवेदन कर रहा हूँ, ये सारी चीजें चक्कर में पड़े ही ना, तो मैं समझता हूँ यदि परीक्षक ही दोनों का पता दे दे तो बात यहाँ समाप्त होनी चाहिए। और अगर वह एग्जामिनर इतनी सुविधा नहीं देता है तो बच्चे को ट्रेंड करें कि वह गोपनीयता भंग करने वाले स्थानों पर क ख ग इत्यादि लिखे। ठीक है, तो ठीक है सर, धन्यवाद। आज देखिए, समय आपने इतना कम दिया है, इतने कम समय में तो इतना ही निकलेगा ना। अभी 2 विषय और, इन 2 विषयों पर मैं एक मिनट, 2 मिनट बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। बी कोर्स के बारे में किसी ने बात की है, आज ये ए कोर्स का समय, बी कोर्स की हम बात नहीं कर सकते। एक विषय लघु कथा। पहले लघु कथा में ये आया था पिछली बार कि कोई विषय शुरू कर दी, कहानी शुरू कर दी जाएगी, छोड़ दी जाएगी, बीच में आपने पूरी करनी है। वो कठिन काम था, इसलिए अब क्या कर दिया, कोई शीर्षक दे दिया जाएगा या एक स्थिति दे दी जाएगी, विषय दे दिया या शीर्षक दे दिया, फिर आपको लिखने, यानी दया ये दे दिया, करुणा ये दे दिया, इस तरह के शीर्षक आ जाएंगे, फिर आपको लघु कथा लिखनी होगी। आप थोड़े और स्वतंत्र हो गए। लेकिन ये ध्यान करें, बहुत सारी पुस्तकों में कहानी के नाम पर पुरानी कथाएं दे रखी हैं, कहानियां नहीं है। कहानी और कथा में फर्क होता है भैया। अगर आप कौवे थर्स्टी क्रो वाली कहानी दे रहे, कौवा प्यासा कौवा, तो ये कहानी नहीं है, ये एक तरह से मैं कहूँगा ये सेट है ना, जो चीजें ऑलरेडी सेट है उसको रिप्रोड्यूस करना। इसकी बजाय नई लघु कथा का मतलब होता है जीवन का कोई नया तरोताजा अनुभव। वास्तव में भावना तो ये है कि आपको जीवन के विविध अनुभवों में से कोई एक कथा दिखती हो तो वो लिखिए, उनकी भावना तो ये है। परंतु बहुत सारी पुस्तकों इत्यादि में मेरे को देखने में आया वही 2 खरगोश था और वो था, वो वही सारी कहानियां दे रहे हैं। मेरे हिसाब से ये अब क्योंकि सारी किताबें दे रहे हैं, मजबूरी है, अब चलेगा चल जाएगा और क्या। लेकिन ये लघु कथा होती नहीं है। लघु कहानी यानी वास्तव में रियलिस्टिक जिसको कहानी कहते हैं, वही लघु कथा के अंतर्गत आया करती है। एक तो मेरी ये कहना, बिना शीर्षक, आपको केवल शीर्षक दिया जाएगा, उस शीर्षक के आधार पर आपको कहानियां, जैसे
आपको निबंध है, अनुच्छेद है, देशभक्ति है, एकता, आपने 20 विषय आप इम्पोर्टेंट भी पूछ लेते हो। ऐसे अभी लघु कथाओं के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाएंगे, कोरोना, स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रदूषण, इस तरह के कुछ विषय ऐसे आ जाएंगे जिन पर डॉक्टर हमारे रक्षक, डॉक्टर हमारे यूं कह सकते हैं उनकी अमानवीयता भरा व्यवहार, इस तरह की कुछ चीजें आएंगी जिस पर आपको लघु कथा लिखनी होगी, वही 101 शब्दों के अंतर्गत। और ऐसे ही जो संवाद है, पहले संवाद दिया जाता था कि 2 सहेलियों का संवाद लिखिए, अब आपको कहानी दे दी जाएगी, माना बूढ़ी काकी कहानी है तो उसका खुद दे दिया, या ईदगाह कहानी का कुछ हिस्सा दे दिया, अब कहानी को आपने पढ़ा, अब इस पर संवाद लिखिए, मोहसिन क्या कहता है, दोस्त उसका क्या कहता है, यानी सिचुएशन देकर उसके संवाद बनाना, आपको संवाद की रचना करना है, ये इस बार दे दिया गया है। समझता हूँ कि मेरी समय सीमा तो हो गई है समाप्त, मैं तो वाणी अपने विराम करना चाहूंगा क्योंकि अन्य वक्ताओं को बोलना। महेश जी, जितना समय है देखिए, अब मैं पूरी ठीक गति से बोला, तेज गति से बोला, इससे तेज गति से बोलता तो शब्द एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते, जितना हो पाया। थैंक यू सर, फिर आपने बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा किया, और काफी चारों विषय अपने स्तर से आपने रखे, समझाए, ठीक है, बड़ा धन्यवाद सर आपका। अब कुछ अध्यापकों के प्रश्न हैं, उनको ले लेते हैं। और अब मैम मल्लिका रुद्रा जी है, उनका भी अपना रखेगी वो इस विषय पर, हिंदी पर, और प्रोफेसर शंकर मिश्रा जी है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं सर, जो भी कोई इसमें वो रखते हैं उनके देख लेते हैं। रोहतास जी देख लीजिए, जो हैंड रेज कर रहे हैं उनमें से जो कुछ लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं पहले उनको ले लो, नहीं तो कुछ प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं, मैं उनको रखूंगा फिर। ओके, भारत जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्कार श्रीमान। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सर कि अंक कहाँ कहाँ पर काटे जाते हैं, कहाँ पर काटे जा सकते हैं। मुझे लगता है ये स्ववृत्त पर है या ईमेल पर है, ये यहाँ स्पष्ट नहीं है, परंतु अंक कहाँ कहाँ काटे जाते हैं इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। अच्छा, ये प्रश्न पहली बात तो सभी पर लागू नहीं होता। मेरा एक तो कहना ये है कि अंक कहाँ काटे जा सकते हैं की बजाय अंक कहाँ दिए जा सकते हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा आगे सोचना शुरू करें। एक अध्यापक के बारे में माना जाता है, उसका पेन जो है, लाल लाल पेन गोले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ऐसा होता है। तो बच्चे को प्रोत्साहन कैसे देना वो किया जाए, लेकिन अगर सीधा सीधा से आप कोई प्रश्न पूछते ना तो ज्यादा ठीक होता कि जैसे आपने औपचारिक ईमेल लेखन पर या किसी चीज पर पूछा, कौन सी गलती है उस पर वास्तव में ऐसा प्रश्न आना चाहिए, इस पर अगर बच्चा ये गलती करता तो अंक काटने के नहीं काटने, ये अगर आप सवाल रखते तो मैं इसका ठीक उत्तर दे सकता। ऐसे ऐसे तो समुद्र में पर क्या बात करूं, कहाँ अंक कटने। देखिए अगर वर्तनी अगर किसी की खराब गलत है उसके तो अंक कटेंगे ही कटेंगे। हाँ, वर्तनी पे तो सर हिंदी में श्योर कटेंगे। हाँ, वर्तनी अगर किसी की त्रुटिपूर्ण होगी तो आप उसको पूरे अंक नहीं दे सकते। देखिए आजकल क्या होता है, 2 नंबर का सवाल है, 2 में से कितने काटेंगे जी आप क्या होता है आज 100 में से 90, 50, 95 उत्तर क्यों, अंक क्यों मिल रहे हैं? कारण है 1, 1, 2 नंबर के सवाल है, 2 नंबर का उसको 20 शब्द लिखने हैं, 20 में से वो एक बिंदी नहीं लगाई उसने, तो क्या करेंगे आप? सर अर्चना मैम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी, बोलिए। अर्चना मैम बोलिए। सर मैं पूछ चुकी थी कि स्ववृत्त में बॉक्स में लिखना नहीं लिखना, तो सर ने मैंने आपका उत्तर समाधान कर दिया था। हाँ, आपने मेरा समाधान कर दिया, धन्यवाद सर। मुझे लगता है और वक्ताओं को बोलने का समय दिया जाए महेश जी, क्योंकि आपका समय। हाँ सर, मैं जो वर्तनी की आपने बहुत अच्छी बात उठाई है कि वर्तनी दरअसल एक बहुत क्लिष्ट विषय है। हिंदी में वर्तनी में अक्सर हम लोग सभी गलतियां करते हैं, और हमारे छात्र तो क्यों नहीं करेंगे जब हम भी कर देते हैं। और हमारे पास सर वर्तनी के प्रोफेसर हरिशंकर मिश्रा जी वर्तनी पर विशेष शोध सर ने किया हुआ है, और काफी सारी वर्तनियों को लेकर के सर ने अपनी जो लेखनी करी है। मैं सर से पूछना चाहूंगा थोड़ा सा कि वर्तनी को हम कैसे सुधार कर सकते हैं, संक्षिप्त में थोड़ा बताएं, और कैसे हम अपने छात्रों से, और कहाँ गलतियां सर अक्सर हम करते हैं वर्तनी की, क्यों होती है हमसे, थोड़ी वर्तनी के बारे में सर रखेंगे अपने विचार। जी,
धन्यवाद धामा जी और प्रोफेसर बत्रा जी को मेरा पुनः नमस्कार और सभी जुड़े हुए लोगों को मेरा साधुवाद नमस्कार। आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न रखा है वर्तनी से संबंधित। भाषा की शुद्ध भाषा शुद्धि के लिए वर्तनी की शुद्धि बहुत आवश्यक है। वाक्य संरचना आदि भी है लेकिन उसमें वर्तनी की शुद्धि विशेष महत्वपूर्ण है। वर्तनी किस रूप में कैसे गलती होती है, कैसे उसमें त्रुटि आती है वर्तनी में। पहले तो हिंदी का संदर्भ जब हम लेते हैं तो जैसे हिंदी हम बोलते हैं वैसे अगर उसी रूप में लिखते हैं तो ये एक संकल्पना है कि जैसा हिंदी हम जिस रूप में बोलेंगे उसी रूप में लिखेंगे। लेकिन ये विभिन्न क्षेत्रों में उसमें जलवायु का, अन्य चीजों का या किसी तरह का प्रभाव पड़ता है तो उसका अंतर पड़ जाता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में स को श बोला जाता है, अन्य क्षेत्रों में चूंकि ये पूरे भारत का संदर्भ है यहाँ तो उसका फिर फर्क हमें पड़ता है वहाँ कि हम उसको विशेष रूप से ध्यान रखें। उसका उच्चारण भले हम क्षेत्रीय प्रभाव से मुक्त न हो सामान्य रूप से, लेकिन जब हम लेखन करें तो हमें मानक रूप ही अपनाना चाहिए। क्षेत्रीय प्रभाव को वहाँ दूर रखना चाहिए क्योंकि बहुत अभ्यास रहता है अपनी डायलेक्ट का, अपनी बोलियों का सभी को, तो वो शब्द आ जाते हैं। जैसे अवधी में है वो शाह, तालब्य शाह होता ही नहीं है। तो इधर के जो इस पूर्वी क्षेत्र के बच्चे होते हैं, भोजपुरी, अवधी और ब्रजभाषी, तो इन लोगों में ये कठिनाई विशेष रूप से आती है। तो वो बोलते हैं शंकर को शंकर बोलते हैं, तो उनको उच्चारण सही होना चाहिए और उच्चारण यदि सही होगा तो वर्तनी सही लिख सकते हैं। दूसरा कुछ प्रभाव ये होता है कि हम जो ह्रस्व और लघु मात्राएं हैं इन पर विशेष ध्यान दें इस स्तर पर। जैसे कवि बोलते हैं हम कवि, और कई बार कवि लिख भी जाते हैं। कवि, अनुमति बोलते अनुमति, अब उसको बोलने में कठिनाई होती है तो जीवा को थोड़ा स्वर को रोकना पड़ता है तो श्रम लगता है। जैसे अनुमति दीजिए। कवि, हरि, हरिशंकर, रवि, रवि, रवि। तो ये जो ह्रस्व और लघु, गुरु है, गुरु शब्द है, गुरु नहीं है। तो इन चीजों को लिखने में भी और बोलने में भी दोनों में निरंतर अभ्यास की अपेक्षा है और हम लोगों को भी चाहिए कि अभ्यास कराएं, हम शिक्षक बंधु भी, और उनका लेखन भी शुद्ध कराएं। टाइप में दोनों है, गुरु भी है, छोटा रू भी है और बड़ा रू भी है। तो गुरु रुपया लिखेंगे तो छोटा रू लगाएं, रुकना रुपया, रूप लिखेंगे तो बड़ा ऊ लगाएं रू में। तो इन सबको, इनकी जानकारी और इनका अभ्यास बच्चों को निरंतर होना चाहिए। कुछ शब्द जो संधि से बनते हैं उनमें कठिनाई आती है बच्चों को। जैसे स्वाधीन शब्द, स्वाधीन, पराधीन, ये संधि से बने हुए शब्द हैं। अब इन शब्दों में बच्चे जब अलग से लिखते हैं अधीन, तो उन्हें अधीन शब्द समझ में नहीं आता क्योंकि वो पराधीन में भी आधीन पढ़ते हैं दीर्घ संधि के कारण, स्वाधीन में भी दीर्घ संधि के कारण आधीन पढ़ते हैं। तो वो स्वतंत्र रूप में भी आधीन ही लिखते हैं और आधीन ही समझते हैं, उन्हें अधीन शब्द समझ में नहीं आता है। तो उनको बताना चाहिए कि संधि के कारण ऐसा हो रहा है। स्वतंत्र रूप से जब अधीन शब्द ही शुद्ध होगा, आधीन शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे अनेक जो शब्द हैं, उन शब्दों में जहां जहां संधियां होती हैं, जैसे अभ्यंतर शब्द है, ऐसे जहां कठिन कठिन शब्दियां, यण संधि आती है, यण संधि के संदर्भ लेंगे तो ऐसी बहुत सी शब्दियां। श्रृंगार है, श्रृंगार में ये बताना चाहिए कि र और री दोनों नहीं लगेगा, श्रृंगार में केवल री लगेगी, मृग वाली यानी री, ऋषि, और दोनों लगा देना आजकल टाइप में छापाखाने में चलता है, वो गलत है। तो श्रृंगारी का ही प्रयोग करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। जैसे कार्यक्रम तो बोलने का अलग है, लेकिन क्रम लिखना है, कर्म अलग है। र की समस्या को लेकर के पदेन रा लगाना है या रेफ का रा लगाना है या और रा लगाना है, रा की समस्याएं आती हैं वर्तनी संबंधी, तो उसको भी
ध्यान रखना चाहिए। एक विशेष बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम लोग स्वरों का प्रयोग करते हैं, जैसे ई और या से बनी हुई ई, और ए स्वर का और या के ऊपर ए की मात्रा लगा देने से ए, जैसे गए, गए, लिखे, सुने आदि शब्द आते हैं। तो लिए, इन शब्दों पर हमें, या गई, गई में दोनों तरह का अब चल जाता है कभी कभी। इनमें कौन सा शुद्ध है, क्यों शुद्ध है, इसे विद्यार्थियों को विशेष रूप से बताना चाहिए और अपने में भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे अगर हम गई लिखें तो मैं तो सामान्य तौर से विद्यार्थियों को ये बता देता हूं अभी कि यदि शब्द के मूल में या है तो वहां या के साथ दीर्घ ई लगाएं। जैसे उत्तरदाय, उत्तरदायी, यहाँ या है। न्याय, न्याय में या है तो न्यायी बनेगा, न्यायी राजा। जैसे अव्यय है तो उसमें या में ही बड़ी ई लगेगी, अव्ययी, अव्ययी भाव। इस तरह के ऐसे शब्द हैं जिनके मूल में या होता है तो उनमें दीर्घ ई लगती है। अन्यथा जहां हमें विकल्प से लेना होता है, हमें शुद्ध स्वर का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे गई, नई, आई, इन शब्द में हमें विशुद्ध स्वर का ही प्रयोग करना चाहिए। नई दिल्ली में नई ई होगी, नई कविता में भी अब नई होगी, पहले वो लोग या से प्रयोग करते थे। इन्वर्टेड कामा में हो तो अलग बात है। ऐसे जैसे गई, गई में, ऐसे गए में भी होना चाहिए, ए का प्रयोग होना चाहिए। या के ऊपर ए की मात्रा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो गया का बहुवचन या के कारण नहीं बनता। वो तो जहां हमें स्वर नहीं मिलता है वहां हम उसको, ये श्रुति की कठिनता के कारण ऐसा होता है। अब अधिक समय होता तो मैं इसको विस्तार से बताता कि हमने श्रुति या और वह श्रुतियां कैसे ली हैं, या श्रुति के कारण हमें यह भ्रम हुआ, कहीं कहीं हुआ श्रुति के कारण भ्रम होता है। तो लेकिन अभी इतना ही बताना चाहिए कि जहां हमें शुद्ध स्वर मिले, यदि मूल में नहीं है या, तो हमें विशुद्ध स्वर ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे नई, गई, आई, जाएं, खाएं, लिखिए, पढ़िए, सुनिए, इन सब में ए का ही प्रयोग है। आप आए, ए और चंद्रबिंदी या बिंदी लगाएं। तो इस तरह के जो प्रयोग में शुद्ध स्वर, आए में आ और या के ऊपर ए की पाई और बिंदी, ऐसा आए न लिखें। आप जाएं तो जाएं में ए और ऊपर ए की मात्रा और बिंदी, ऐसा मत लिखें, बल्कि उसको शुद्ध स्वर ए लिख करके और उसके ऊपर बिंदी लगा दें, या चंद्र बिंदी ज्यादा शुद्ध है, लेकिन कंप्यूटर आदि की सुविधा से केवल अनुस्वार भी लग सकता है। तो ये खास तौर से जो ध्यान देने इस पर बच्चों का विशेष उनको भ्रम होता है कि कौन सी ई और ए का प्रयोग किया जाए, क्योंकि दोनों तरह के पुरानी पुस्तकों में वैसा मिलता है, नई पुस्तकों में मानक रूप यह है, इसलिए कभी कभी अपने लोगों को भी भ्रम होता है। इस भ्रम को दूर करना चाहिए, ये एक विशेष बात इसमें वर्तनी में मैं बताना चाहता हूँ। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और आपने जो है बड़ी अच्छाई से और बहुत अच्छे तरीके से हमें वर्तनी विषय को रखा, और समय रहेगा तो कभी इस पर पूरी चर्चा करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है। और वर्तनी की अशुद्धियां मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा मिलती है, लेकिन मैं थोड़ा सा विश्वास के साथ ये कहूंगा, बहुत ज्यादा तो मैं इसमें गर्व और घमंड की बात नहीं रखूंगा, पर मैं अपने सभी अध्यापकों से ये बात रखना चाहूंगा कि गोल्डन हिंदी में आपको वर्तनी पर बहुत विशेष ध्यान रख के हम इस पुस्तक का निर्माण करते हैं। और सभी पूरी टीम का, बत्रा जी से लेकर के मैं और मेरी पूरी टीम, गोल्डन हिंदी में वर्तनी अशुद्धि जैसी चीज मैं मानता हूं नहीं के बराबर है। 100% तो क्या कहूं, क्योंकि ये तो ईश्वर होते हैं, 100% तो हम कहाँ हो सकते हैं। लेकिन मैं अपने सभी अध्यापकों से ये और सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप गोल्डन हिंदी में वर्तनी का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। जबकि कल ही मेरे पास एक दो लेखकों के कुछ
फोन आए थे, आते रहते हैं क्वेरीज के लिए मेरे पास। तो कल भी कोई ऑल इन वन करके बुक्स आती है, तो उसमें कई सारी ऐसी त्रुटियां थी कि जो कई अध्यापक वो ये समझ रहे थे शायद कि मैं ऑल इन वन को भी मैं देखता हूँ या वो हमारी पुस्तक है। तो उन्होंने कई सारी बात मेरे से रखी कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और कई चैप्टर्स ऐसे रखे जो आजकल हटा दिए गए, तो उन्होंने वो भी रखा कि सर आपने तो ये भी दिया है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैम ये हमारी बुक्स नहीं है, हमारी बुक गोल्डन है। और गोल्डन मैं आपको ये बताता हूँ कि वर्तनी की और इस तरह की जो भी सब्जेक्ट की हम बिल्कुल एनसीईआरटी से डिक्टो रखते हैं। सीबीएसई के करिकुलम पर अगर कल सीबीएसई का करिकुलम आया है तो आज ही हम उसकी तैयारी में लग जाते हैं कि हम डिक्टो करिकुलम से तैयार रखें। और एनसीईआरटी में जैसे ही कोई परिवर्तन आता है तुरंत हम एनसीईआरटी के परिवर्तन के अनुसार करते हैं। और हमारी बुक्स में एनसीईआरटी को ध्यान में रख के और सीबीएसई को ध्यान में रख के ही वर्तनी का प्रयोग किया गया है। और मैं मलिका रुद्रा मैम से कि मैम एक विषय उपसर्ग और प्रत्यय से शब्दों का निर्माण होता है, और उपसर्ग और प्रत्यय से जब शब्दों का निर्माण होता है तो इसमें बहुत सारे अध्यापक छात्र जो है इसमें बड़ा लोगों को परेशानी होती है। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय का किस तरह से ध्यान रखा जाए ताकि हम इनसे शब्दों का निर्माण जब करें तो हम ज्यादा से ज्यादा शुद्धि रख सके और ज्यादा से ज्यादा हम इसमें सीख सके। मलिका मैम कुछ अपनी बात रखें। जी महेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेरे गुरु आदरणीय डॉक्टर अशोक बत्रा जी उपस्थित हैं और प्रोफेसर मिश्रा साहब से भी हम सब ने यहाँ पर सुना, वर्तनी से संबंधित सारे विचारों को उन्होंने व्यक्त किया। और आदरणीय डॉक्टर अशोक बत्रा जी के शिक्षण में मैं यह सीख रही हूँ, उनसे अभी भी सीखती हूँ। मैं बहुत थोड़े से और बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूंगी, समय हो चला है। आपने बात की है उपसर्ग और प्रत्यय की। बच्चे जब बचपन से ही, जब छोटे क्लासेस में होते हैं, छोटी कक्षाओं में होते हैं, क्लास 3, 4, 5 की मैं बात करूं, उसके बाद जब वो बड़े होते हैं, क्लास 10वीं तक वो जब पहुंचते हैं, तो हम बचपन से ही उन्हें छोटे छोटे शब्दों को हम उन्हें अलग करना सिखाते हैं। उन्हें परिभाषा के रूप में शब्दों को अलग करके किस तरह से शब्दांश है, कौन से मूल शब्द हैं, तो उनको बचपन से दुकानदार, एक छोटा एक वाक्य शब्द लिया दुकानदार, तो मूल शब्द क्या है और शब्दांश क्या है। सबसे पहले तो बच्चों को हम शब्दों के माध्यम से बताएं कि मूल शब्द कहाँ पर है आपका, उपसर्ग में कहाँ आपका मूल शब्द है और शब्दांश कहाँ पर लगना चाहिए या लगाया जाता है। प्रत्यय में भी वही है, मूल शब्द आपका कौन सा है और शब्दांश किस जगह पर लगता है, पीछे लग रहा है तो प्रत्यय है। तो बच्चे जब इस तरह के छोटे शब्दों को लेकर मूल शब्द और शब्दांशों के अर्थ को, भिन्नता को, अर्थ नहीं, भिन्न किस प्रकार से हो रहे हैं, वो उन्हें हम शिक्षक गण यदि बताते हैं तो इन गलतियों पर हम तुरंत वहीं पर अपनी कमर कस लेते हैं कि बच्चा मूल शब्द को समझ रहा है कि नहीं, शब्दांश किस तरीके से जोड़ रहा है, आगे जोड़ रहा है, पीछे जोड़ रहा है, शब्दांश भी वो सही लगा रहा है कि नहीं, उपसर्ग लगा रहा है, जी ऐतिहासिक किस तरह से वो शब्दों को पकड़ रहा है। इन छोटी छोटी बातों को जब हम ध्यान रखते हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर गलतियां बहुत कम होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से सारे चीजों को लेकर हम सब यहाँ पर डॉक्टर अशोक बत्रा जी हैं, उनके निर्देशन में आप सबको बताना चाहूंगी। अभी वर्तनी की बात चल रही थी, पूरे भारतवर्ष में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है कि क्षेत्रीय प्रभाव या कहें या चली आ रही लंबे समय से कुछ अशुद्धियां चल रही हैं वाक्यों में, शब्दों में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग क्षेत्र में, सारे अशुद्धियों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं। समझना चाहिए कि अशुद्धियां कहाँ पर हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। सिर्फ बात यहाँ तक सीमित न रखकर भाषा सम्मेलन के माध्यम से, भाषा संस्कार के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं इस संस्था से, और प्रत्येक विद्यालय पर जाकर, हर प्रांत में जाकर सारे शिक्षकों के बीच यह बात रखी जाएगी, उन्हीं से हम मंगवाया जाएगा कि किस प्रकार की अशुद्धियां हो रही हैं और क्यों हो रही हैं और किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, वर्तनी में अशुद्धियों के वाक्यों में, संरचनाओं में किस प्रकार से गलतियां हो रही हैं।
तो इस पर एक विशाल शोध प्रारंभ किया जा रहा है। इस विषय पर डॉक्टर साहब ने आपको पहले ही बताया, काम प्रारंभ हो चुका है। आप सब अध्यापकों से निवेदन है, अपने-अपने क्षेत्र में बच्चों के साथ अपने समाज में जिस प्रकार की हिंदी को लेकर गलतियाँ या अशुद्धियाँ जो देखने को मिल रही हैं, उसके लिए हम किस प्रकार से प्रयासरत हैं कि हम उन्हें किस प्रकार से दूर कर सकें। तो इस बात पर भी मैं कहना चाहूँगी, आप सब सम्मिलित हों और मिले, और यहाँ पर बताया गया गोल्डन बुक तो हम सब लेते ही हैं, पढ़ते ही हैं, और बच्चों के लिए यह काफ़ी उपयोगी भी सिद्ध होती है। हम सब इसका लाभ लेते हैं। आप सब पढ़िए, हमसे जुड़िए, और आगे के लिए महेश जी, मैं माइक आपको देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। बहुत ही सराहनीय विषय आपने रखा है कि अभी जो है डॉक्टर साहब एक वर्तनी शोध संबंधी और किसी भी तरह की त्रुटि संबंधी एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जब तक आप जैसे श्रेष्ठ प्रबुद्धजन लोगों का साथ इस भारत में लगा रहेगा, तब जो है इस तरह की अशुद्धियां और चीजों को आप लोग उठाते रहेंगे, और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसको आप बहुत शुद्धता की तरफ लेके जाएंगे। बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका महेश जी। एक मिनट लेना चाहूंगा महेश जी। जी सर, लीजिए। ये जिस कार्यक्रम की भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में दो बातें कहना चाहूंगा। केवल वर्तनी से संबंधित नहीं है, बहुत सारी वाक्य रचना अंग्रेजी या पश्चिमी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में इस तरह से अतिक्रमण हो रहा है कि कुछ अंग्रेजी के शब्दों के कारण से हम उनके बहुवचन रूप नहीं लिख सकते। तो किया क्या जाए? हिंदी विभ्रम की स्थिति में कि करें क्या? उसके समाधान के लिए पूरे भारत में एक संवाद स्थापित करके कि जब विदेशी भाषा के शब्द अपनी स्वदेशी भाषा के साथ वे आकर सामंजस्य बिठाते तो कोई बीच का एक रास्ता निकलता है, वरना इस तरह के कारण से बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होने लगी हैं। अभी मोदी जी ने ये कह दिया कि आज से बैंकें बंद रहेंगी और नोटें बंद होंगी। ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, बैंक खुले हैं और नोट चल रहे हैं। बैंकें खुली का मतलब बैंक स्त्रीलिंग। तो हमें इसको रोकना है। रोकने के लिए हमने तो अध्यापक को कहना भी, आप परीक्षा में पूछो बैंकें खुली हैं कि बैंक खुले हैं, अपने आप स्पेलिंग ठीक हो जाएगी जो गलत होने जा रही है। इस तरह का व्यवहारिक रूप से पूरे देश में करना चाहते हैं। तो मैंने अभी कल ही ये योजना बनाकर कुछ जगह भेजा है, तो कुछ लोगों ने इसमें अंगूठा दिखाकर समर्थन किया कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि हम इसमें सहयोग देना चाहेंगे, हमें आप आगे रखिए। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप उसको पढ़कर केवल एक स्माइली दे देते हैं तो मैं समझूंगा आपको अच्छा लग रहा है। आप कह रहे हैं बत्रा जी करते रहिए, हम अपने घर आप अपने घर। यदि किसी को ये लगता है कि मैं इसमें आगे बढ़कर कुछ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्वैच्छिक हिंदी की सेवा का काम है, किसी ने आगे बढ़ना है तो उसको लिखना होगा कि मैं इसमें कुछ कार्य करने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। केवल अंगूठा दे देने से इसका मतलब है ओ वेरी गुड, कंटिन्यू, चलते रहो मुन्ना भाई, करते रहो काम अपना। इसकी बजाय आपका अगर अग्रता आनी है, यदि आप उसमें कुछ काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैंने कल कुछ देखा कि कितने लोगों ने ये कहा है कि हमें आप कुछ काम दीजिए हम करेंगे, और कितने लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है, और बहुत सारे लोगों ने देख कर रख दिया है। बहुत सारे काम होते रहते हैं, चलो ये भी होता रहेगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा जब आप भी इस पर रिस्पांस दें तो रिस्पांस स्पष्ट होना चाहिए। कल को बाद में ये ना हो कि जब हमने बाकी सब लोगों को काम दे दिया, आप कहे सर कहा तो हमने भी था, आप समझे नहीं। आप हमें ये मान के चले, हमें कम ही समझ में आता है। स्पष्ट शब्दों में यदि आपकी तत्परता होगी तो हम जरूर आपको सेवा का मौका देंगे, और अगर केवल समर्थन होगा तो हम आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें संबल दिया कि हम आगे बढ़ते रहे। ये दो बातें मैं इस अवसर पर कह देना चाहता हूँ, क्योंकि योजना बनकर केवल 2 दिन पहले ही आई है, इसलिए आज मैं आप तक की बात कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 1 मिनट और आपसे ले लिया। धन्यवाद सर आपका, और आपने बहुत ही अच्छा बीड़ा उठाया है, और मैं चाहूंगा कि आपका सहयोग हम भी हर तरीके से देंगे और आप आगे बढ़िए। अब समय की अपनी सीमाएं हैं, हम तो 6 बजे तक का रखा था और ये 6:30 बजे बजने वाले हैं लगभग। तो मैं अब सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर के इस वेबिनार को सफल बनाया। भारत के कोने कोने से सभी लोग आप जुड़े।
उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी पैनलिस्ट का, जिन्होंने केवल वेबिनार में हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि एक अच्छी चर्चा करके एक हम सबका मार्गदर्शन किया, हमारे अध्यापकों का मार्गदर्शन किया। बहुत अच्छा लगा, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। हरिशंकर मिश्रा जी का, मल्लिका रुद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद श्री अशोक बत्रा जी को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इस वेबिनार को सार्थक दिशा दी और हिंदी कोर्स बी के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के पाठ्यक्रम पर चर्चा की और उसमें नए जुड़े हुए टॉपिकों को भले ही कम समय में समझाया लेकिन पूर्णतः समझाया। और अंत में धन्यवाद दूंगा न्यू एज पब्लिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सौम्य गुप्ता जी को, जो इस तरह के वेबिनार आयोजन करा करके हम सब भारतवासियों को हिंदी के माध्यम से सबको एक साथ जोड़ते हैं और ये एक जागृति पैदा करते हैं कि हम इस तरफ बढ़े और अपनी हिंदी का सुधार करें और अपनी पुस्तकों पर भी ध्यान दें। उसके बाद मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया ध्यान दें, सभी शिक्षकों को 9th-10th की कोर्स बी की जो नवीनतम कॉपी है वो उनके एड्रेस पर भेजी जाएगी। कृपया specimen@newagpublishers.com, हम इस पर भी बार बार चला रहे हैं, specimen@newagpublishers.com पर अपना पूरा एड्रेस, पिन कोड सहित अपनी मेल आईडी के साथ, अपनी स्कूल आईडी के साथ आप हमें लिख दे। और जिन अध्यापकों के पास हमारी पिछली बार स्पेसिमेन नहीं पहुंची थी तो उन लोगों को हम स्पेसिमेन के बार पहुंचाएंगे। और वेबिनार के समाप्त होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक लिंक हम पोस्ट करेंगे, उस लिंक पर जाकर के आप अपना सर्टिफिकेट खुद से क्रिएट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड टू हैंड यानी हाथों हाथ आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे ही आप उसमें सबमिट करेंगे, अपने सारे जो भी ब्लैंक्स होंगे उनको भर करके जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका हैंड टू हैंड आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यदि फिर भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कृपया व्हाट्सएप ग्रुप में ना करें, हमारे ईमेल आईडी पर हमें लिख दे और हम उन सब की हेल्प करेंगे। हम सदैव आपके साथ बने हुए हैं और आपका प्यार हमारे लिए सदैव सराहनीय है, आदरणीय है। इसी के साथ मैं हाथ जोड़कर सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार, सबको प्रणाम। स्वागत, अभिनंदन। दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना। कक्षा विषय कोई हो आसान समझ पाना, गोल्डन ही तो है सफलता का पैमाना। गोल्डन ही ला रहा है चेहरे पे मुस्कुराना, मैं गोल्डन का दीवाना, अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। गोल्डन प्रस्तुत करता है हिंदी विषय में कक्षा 9 और 10 कोर्स ए की सर्वाधिक बिकने वाली रेफरेंस बुक्स। गोल्डन बुक्स की मुख्य विशेषताएं हैं: सभी पुस्तकें NCERT की नवीनतम पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हैं और CBSE के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हैं।
प्रत्येक पाठ के शब्दार्थ और सारांश सरल भाषा में दिए गए हैं। NCERT के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल किया गया है। बहुत ही सहज भाषा में अन्य महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे बहुविकल्पी प्रश्न बहुतायत में दिए गए हैं। गोल्डन की पुस्तकें कमजोर, औसत और मेधावी छात्रों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। बहुत ही उचित कीमत में गोल्डन की पुस्तकें घर लाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं।